मनोबुद्धिहङ्कारि चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणिनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। सभी गुरुजन जो यहाँ उपस्थित है, प्रतिभागी गण, सुधीजन, हमारे बीच हमारी मैडम मुख्य वक्ता के रूप में और आज हमारे सिस्टम कक्षा की शिक्षक भी है हमारी, तो सभी को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। आज हम यहाँ भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं अंतर विश्वविद्यालय केंद्र योग विज्ञान बेंगलुरु के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंशकालिक पाठ्यक्रम आयुर्वेद इज़ फॉर होलिस्टिक हेल्थ के षष्ठम कक्षा के विशेष अवसर पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पटल से। इस अवसर में मैं डॉक्टर गीता योगेश भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जितने हमारे ऑफलाइन प्रतिभागी हैं, हमारे गुरुजन हैं और जितने ऑनलाइन पटल से हमारे प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। मैं आज के मुख्य वक्ता एवं षष्ठम कक्षा की शिक्षिका मैडम नीरू नथानी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए मंच पर और अपना आसन ग्रहण करें। सभी लोग करतल ध्वनि से मैडम का स्वागत करें। मैं आज की मुख्य वक्त्री एवं हमारे जितने भी गुरुजन बैठे हैं सामने, प्रोफेसर सीबी झा सर, एस.एन. उपाध्याय सर, मैं आमंत्रित करती हूँ वे आएँ और हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण एवं पुष्पांजलि करें। हाँ, आपको कहा तो फिर ठीक है, कुछ हो जाएगा। ऐसे इस प्रकार से हम घुमा देंगे तो आपको सरलता हो जाएगी। आज कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं मैडम के स्वागत के लिए हमारे बीच उपस्थित है तुकाया। मैं आमंत्रित करूँ, जस्ट कम एंड फेलिसिटेट टू मैडम विथ दुपट्टा एंड रुद्राक्ष माला। ओके, दे दीजिए। स्वागत के लिए हमारे भारत अध्ययन केंद्र की श्रीलंका से आई हुई विद्यार्थी है तुकाया। इनको ये स्वागत करेंगी दुपट्टा एवं रुद्राक्ष माला पहनाकर। ओपन इट फुल ओपन इट एंड मैडम का छोटा सा परिचय देना चाहेंगे। मैडम वर्तमान के समय में प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य एवं योग विभाग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। और पूर्व में मैडम विभागाध्यक्ष भी रह चुकी हैं अपने ही विभाग में। इनका जो करियर है वो आयुर्वेद और योग विषयक, विशेषकर इनके शैक्षणिक शोध एवं क्लिनिकल जो अनुभव रहा है वो 22 साल का है इस क्षेत्र में।
और इनका मुख्य कार्य आहार के ऊपर रहा है, स्वस्थ आहार, इनकी जीवन शैली एवं योग पर इनका काम मुख्य तौर पर रहा है। इसके माध्यम से ये रोगों की चिकित्सा करती हैं। इनके अंडर में 11 MD हो चुके हैं, 4 PhD स्कॉलर्स हो चुके हैं। अब वर्तमान में 1 MD स्कॉलर्स है और 5 PhD स्कॉलर हैं। आपने 2 गोल्ड मेडल आपको प्राप्त हुआ है। आपको एक्सीलेंस इन योग अवार्ड 2014 में, बेस्ट PhD थीसिस अवार्ड 2015 में, पतंजलि योग गौरव अवार्ड 2016 और वाग्भट अवार्ड 2016 में। आपको सरकार के द्वारा आयुर्वेद कम योग एक्सपर्ट साउथ अफ्रीका 2012 में आमंत्रित किया गया था एंड रीयूनियन आइलैंड फ्रांस 2016 में। आपने कुल 80 गेस्ट लेक्चर प्रस्तुत किए हैं और 60 पेपर, साइंटिफिक पेपर आपने प्रस्तुत किए हैं विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों में। आपने 100 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स अटेंड किए हैं। आपकी 3 पुस्तकें पब्लिश्ड है, एक अष्टांग योग के नामक, एक इफेक्ट ऑफ आहार ऑन मैटरनल हेल्थ एंड फीटल आउटकम। तीसरा जो पुस्तक है वो है रोल ऑफ ऋतुचर्या इन प्रिवेंशन ऑफ ब्रोंकाइल अस्थमा। आपकी 4 published 4 chapters in books and 70 scientific papers in international and national journals. आप एडिटोरियल बोर्ड मेंबर भी हैं, 2 बुक्स एंड 6 इंटरनेशनल जर्नल्स। इस प्रकार से ये मैडम का छोटा और बहुत बड़ा भी हम कहेंगे परिचय रहा और मैं मैडम को आमंत्रित करती हूँ आप आए और हम सबको अपने कक्षा के द्वारा उपकृत करें। आप लोग भी इधर ही आ जाएं तो ओके। अच्छा। धन्यवाद डॉक्टर गीता जी। सभागार में उपस्थित परम आदरणीय प्रोफेसर CB झा सर, प्रोफेसर उपाध्याय सर, डॉक्टर गीता जी और सभी सम्मानित गण और सभी छात्रगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम में जो कि 14 से 29 अक्टूबर तक चल रहा है, आयुर्वेदा फॉर होलिस्टिक हेल्थ, ये 15 लेक्चर्स का जो प्रोग्राम है, शॉर्ट टर्म कोर्स, इसमें मुझे भागीदारी देने के लिए आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले मैं जो आयोजक हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया आपके समक्ष उपस्थित होने के लिए। और विशेषकर प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी सर को मैं प्रणाम करना चाहूँगी और सारी टीम को धन्यवाद दूँगी। तो आज का जो मेरा लेक्चर है, मेरा परिचय तो गीता जी ने दे ही दिया, बाकी मैं अब टॉपिक पे सीधे आ जाती हूँ। जो मेरा टॉपिक आज का है कि स्वस्थ रहना है, ये सबको पता है, क्यों रहना है, कैसे रहना है, ये भी थोड़ा बहुत सबको पता है, फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर मन जो है वो चंचल है, वो नहीं मान पाता है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जो होती है हमारी लाइफस्टाइल में, उसी से हमारा स्वास्थ्य जो है वो, स्वास्थ्य या हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो पहली बात हम ये समझेंगे कि स्वास्थ्य या हेल्थ होता क्या है और किन करेक्ट लक्षणों को हम देख के कहेंगे कि हाँ हम स्वस्थ हैं, और किन लक्षणों के होने पे हमें लगेगा कि हम रोगी हैं। नॉट ओनली कि हमें ज़रूरी नहीं है डिज़ीज़ ही पता चले, डिज़ीज़ कई बार होता है कि बहुत लेट स्टेज में पता चलती है। तो हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे लक्षण पूर्व रूप के, प्री मॉनिटरी सिम्टम्स के रूप में भी दिए गए हैं, जिनको हम लोग देख के समझ सकते हैं कि हमारी अब रोगाभास हो गया, कि रोग आने वाला है। तो उन सब चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले स्वस्थ क्या है, उसके क्या लक्षण हैं, स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है।
और उसको कैसे हमें प्रमोट करना है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। हम हेल्थ को प्रमोट करेंगे, हेल्थ को प्रिवेंट नहीं कर सकते, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ नहीं हो सकता। प्रिवेंशन किसका करेंगे हम? डिजीज़ेस का करेंगे। तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ेस हमें करना है। कैसे करना है वो सारे मेजर्स आपको बताएंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने तैयार किया है, जिससे कि आप लोग भी इसका प्रचार प्रसार सबसे पहले अपने दैनिक जीवन में अपना पाएँ और फिर उसका प्रचार प्रसार कर पाएँ अपने सहयोगियों में, अपने समाज में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड इट्स प्रमोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ेज़ मैंने ऐड किया है, क्योंकि प्रिवेंशन हेल्थ का नहीं हो सकता, ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ। और इसमें जो एक ये मुझे फ़ोटो मिली थी अच्छी सी, ये हेल्थ जो है, हेल्थ की डेफिनेशन मतलब स्पेलिंग है, इसमें से अगर हम एल हटा दें तो क्या बन जाएगा? हीथ बन जाएगा, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। और एल से क्या कह सकते हैं हम लोग? क्या हट गया हमारा? तो लाइफस्टाइल। एल फॉर लाइफस्टाइल अगर हमारी हट गई, मतलब रॉन्ग हो गई। लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है हेल्थ में। लाइफस्टाइल अगर डिस्टर्ब हो गई तो हेल्थ भी हमारी डिस्टर्ब रहेगी। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, बिल्कुल उस पे निर्भर ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो आयुर्वेद के कुछ लेक्चर्स आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से कुछ रिमोट टाइप का है जिससे मैं नेक्स्ट कर लूँ, ये रिमोट से हो जाएगा? अच्छा, मुझे नेक्स्ट बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आयुर्वेद क्या है ये शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे अभी 4-5 दिन में, है ना? तो आयुर्वेद, आयु का वेद, और आयु क्या है ये भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं जब तक ये बता नहीं लूँगी तब तक स्वस्थ बता नहीं पाऊँगी। ठीक है, क्योंकि दोनों का घनिष्ठ संबंध है ही है। आयु को ही हमें स्वस्थ रखना है। हम लोग कहते हैं ना, गॉड ब्लेस यू, बी अ हेल्दी लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लॉन्ग लाइफ। हेल्दी लॉन्ग लाइफ नहीं चाहिए हमें, कैसी चाहिए? हेल्दी लॉन्ग लाइफ, स्वस्थ दीर्घायु की कामना करते हैं हम लोग। तो स्वस्थ कैसे रहना है और स्वास्थ्य होता क्या है, स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं, उन्हीं की बात करेंगे। तो ये साइंस ऑफ लाइफ है एंड नॉट मेयरली असिस्टेड। जो आयुर्वेद है वो केवल ट्रीटमेंट की विधा नहीं है कि हमें रोग हुआ और हमने चिकित्सा करी। हमारी क्या विधा है? ये हमारी लाइफस्टाइल की विधा है, कैसे हमें जीवनचर्या जीनी है, उस सब की विधा है क्या? आयुर्वेद। आयु, हमें अपने आयु को जानना है, और अभी आयु में क्या क्या डायमेंशंस आएंगे नेक्स्ट। तो आयु के जो है ये 4 डायमेंशंस हैं। आयु की परिभाषा शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवित, और नित्यग और अनुबंधी उसके पर्याय हैं। और शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, ये 4 जो है मिल के आयु बनाते हैं। इसमें से एक भी हट जाएगा तो आयु नहीं रहेगी। हमारे केवल शरीर ही आयु नहीं है, जब तक उसमें जीवन नहीं होगा, यानी कि आत्मा नहीं आएगी। साथ ही साथ अगर एक भी सेंस ऑर्गन, आप देखते हैं अगर आंखें काम नहीं कर रहे हैं या कान काम नहीं कर रहे, तो वो व्यक्ति नॉर्मल नहीं कहलाएगा, वो हैंडीकैप में आ जाता है। तो इस तरह से सारी इंद्रियां जिसकी स्वस्थ हो, मन भी जिसका स्वस्थ हो, वो चारों डायमेंशन जो है जो होंगे, तभी वो आयु एक कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। और फिर अब हमने पढ़ा, आप लोग जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, आयुर्वेदा फॉर हॉलिस्टिक हेल्थ। हॉलिस्टिक हम कब कहेंगे? कि हमने कहा कि स्वस्थ रहना है। अब हम कहें कि नहीं साहब, खांसी जुकाम ना हो, हमें सिर दर्द ना हो या पेट में दर्द ना हो, केवल इतना ही स्वस्थ रहना नहीं है, है ना? ये जो चीज़ें हमने बताई ये केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लक्षण हैं, कि हमें ये सारी परेशानियां ना हो। तो हमें शारीरिक रूप से फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, जैसे शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा आपने पढ़ा, उसी तरह से फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, इन चारों आयामों से हमें स्वस्थ रहना आवश्यक है। कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख लेंगे और हमारा मन डिस्टर्ब है तो शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा, या मन डिस्टर्ब है तो शरीर अपने आप, शरीर में भी डिस्टर्बेंस आएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं साइकोसोमैटिक या मनोदैहिक। मन और शरीर का घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे हमें मान लो हमें मन प्रसन्न नहीं है, दुखी है, तो हमें कभी भूख लगना बंद हो जाएगी, भोजन नहीं ठीक से कर पाएंगे, ये सब ने आभास किया होगा। तो इस तरह से ये चारों डायमेंशंस जो हैं हमारे आयुर्वेद के हिसाब से, अगर ये चारों डायमेंशंस मोटे तौर पे अगर सही हैं, तभी हम उसको हॉलिस्टिक हेल्थ की बात कहेंगे। आयुर्वेदा फॉर हॉलिस्टिक हेल्थ में ही आप 15 लेक्चर जो पढ़ रहे हैं। तो हॉलिस्टिक हेल्थ है क्या? कि हेल्थ है, उसके चारों डायमेंशन जो है वो स्वस्थ हों। अब ये इसको नेक्स्ट में आ जाइए। तो अब हमारा एम क्या है कि आपने देखा शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा,
ये 4 चीज़ें मिलके जो है वो वो आयु बनी है। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन क्या होना चाहिए, तो बॉडी माइंड एंड सोल, शरीर, मन और आत्मा, इनका जो है वो कोऑर्डिनेशन आप कि शरीर में कुछ हो रहा है, मन कुछ कह रहा है और हमारी आत्मा कुछ चाह रही है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम मन चंचल है उसकी सुन लेते हैं, तो फिर वहीं पे डिस्टर्बेंस समाज में आना शुरू होते हैं। तो हमारा एम क्या है, टू मेंटेन द हेल्थ थ्रू होम्योस्टेसिस एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी माइंड एंड, उनमें संतुलन बनना चाहिए। किसमें? होम्योस्टेसिस बिटवीन, आर यू अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश और बोथ? Only English? Okay, I will tell in English. So there should be a homeostasis in the functioning of body, mind and soul. Then we will be healthy. Next, इसी बात को हमारे आयुर्वेद में जो कहा गया है कि कैसे स्वस्थ, क्या हमारे आयुर्वेद के क्या एम है, वो तो हमने बताया कि बॉडी माइंड एंड सोल का होम्योस्टेसिस होनी चाहिए। नाउ व्हाट आर द एम्स इन ऑफ आयुर्वेदा, ये भी शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे अब इतने दिनों में, कि आयुर्वेद के 2 मुख्य उद्देश्य हैं, या आयुर्वेद के अगर हम कहें या हमारे मनुष्य जीवन के 2 उद्देश्य हैं, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, कि वो कैसे स्वस्थ बना रहे। ठीक है, अभी हम यहाँ खड़े हैं, अगर हम थोड़ी देर में अभी ठंडा पानी पी लें, फिर धूप में चले जाएं, कुछ ऐसी रेगुलेटरीज वाले काम कर लें या कुछ ऐसा खाना खा लें, तो थोड़ी देर बाद निश्चित है कि हमें तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। तो हमें ऐसा काम करना जिससे कि हम स्वस्थ बने रहें, वो हो गया स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ हेल्दी। एंड नेक्स्ट वन इज़ टू क्योर द डिजीजेस, कि पहली बात तो डिजीज़ हो ही नहीं, हम अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखें, प्रमोट करें, और अगर हो गई किसी कारण से तो उसको तुरंत उसका निराकरण कर लें। यही बातें आयुर्वेद में जो कही गई, यही सिमिलर थिंग्स आर मेंशन्ड इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑल्सो। नाउ वी आर कमिंग टू वन बाय वन। नेक्स्ट, अब हम आते हैं ये 3, मेरा जो सब्जेक्ट आपने देखा था स्वस्थ वृत्त, आपने देखा होगा, मेरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्वस्थ वृत्त एंड योग। ठीक है, तो स्वस्थ और वृत्त, वृत्त मीन्स आचरण या रेजिमेन, कैसी रेजिमेन हमारी डेली रूटीन, रेजिमेन कहें, डेली रूटीन कहें, लाइफस्टाइल कहें, कुछ भी कह सकते हैं, वो कैसी होनी चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। स्वस्थ मीन्स हेल्दी, और स्वास्थ्य, हम स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा हो, ये 3 ही शब्द हैं, स्वस्थ और स्वास्थ्य। जबकि स्पेलिंग मिस्टेक में कई लोग बहुत सारी गलतियां इसमें करते हैं, स्वास्थ्य लिख दे, स्वास्थ्य आधा स्पेलिंग गलत लिखते हैं बहुत सारी। तो ये 2 वर्ड हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और वर्धन करना या संरक्षण करना, और रोग ना होने देना, रोग से मुक्ति रखना, और अगर रोग हो गया तो उसका तुरंत निराकरण करना। ये सारी चीज़ें स्वस्थ वृत्त में बताई गई हैं, और यही आयुर्वेद का मूल उद्देश्य भी है। तो नेक्स्ट उस पर, और हाँ नेक्स्ट वापस आइए 1 मिनट, ये सब हमको करना क्यों है? हम लोग आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, क्यों हमें स्वस्थ रहना है। ठीक है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है कि पुरुषार्थ चतुष्टय, शायद आप लोगों ने सुना होगा। पुरुषार्थ चतुष्टय मीन्स धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीज़ें जो हैं हमारे मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है, कि हम एक धर्म कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं आके समय से काम कर रहे हैं, और वही धर्म, अर्थ, और अर्थ की सिद्धि, अपने जीविकोपार्जन के लिए अर्थ का साधन भी करना है। इसी तरह से काम और मोक्ष, काम मीन्स हमारी जो इच्छाएं, डे टू डे एक्टिविटीज़, जो यूटिलिटी की चीज़ें हैं उतना, नॉट एक्स्ट्रा डीड्स, ठीक है, वो हमारे काम में आ जाएगा। और मोक्ष, हमारा जो एम ऑफ ह्यूमन लाइफ है, दैट इज़ टू गेट द सैल्वेशन। तो वो कैसे प्राप्त होगा? जब हम एथिकल लाइफ जिएंगे या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, उन सब से हम मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। तो उसी बात को हम कह रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो अभी मैंने कहा कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो अगर हम एथिकल लाइफ जी रहे हैं या आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, तो हम अपने इसमें स्पिरिचुअल लाइफ की ओर, हेल्थ की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ स्वस्थ कह दें, या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्वस्थ कह दें। स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण होने चाहिए? WHO की डेफिनेशन तो सभी ने पढ़ रखी है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ, उस पर भी हम आएंगे, उसको भी डिटेल करना है क्योंकि टॉपिक में है। तो जहाँ हम आयुर्वेद का बताएंगे वहाँ हमें मॉडर्न का भी थोड़ा पता होना चाहिए, और उसमें देखेंगे आप कितनी सिमिलैरिटी है, जबकि और आयुर्वेद उससे भी और बड़ी बातें और ज़्यादा को लेता है पैरामीटर को।
तो इसमें क्या कह रहे हैं, सम दोषः समाग्निश्च, ये दोष, अग्नि, धातु, ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे आई थिंक सो। व्हाट आर दोष, व्हाट आर धातु, ये सब पढ़ चुके हैं। तो दोष, धातु, मल, अग्नि, ये सब जो है वो सम हो, सम मीन्स बैलेंस स्टेट में हो, और प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते, इस ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहेंगे या हेल्दी कहेंगे, यानी कि ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी पर्सन है, और इन्हीं के द्वारा ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, इन्हीं को मेंटेन रखते हुए। तो प्रसन्न आत्मा, आत्मा, इंद्रिय और मन, इंद्रिया मीन्स जो अभी मैंने बताया, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, तो वो इंद्रिय भी यहाँ आ गया, मन भी आ गया और आत्मा भी आ गई। तो इनको प्रसन्न रखना मीन्स इनके जो अहितकर कर्म हैं उनसे दूर रहना और इनकी अवस्था को सामान्य रखना, ठीक है। तो वो सारे जो हैं वो क्या किसके लक्षण हैं, स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं कि दोष सम अवस्था में हो। अब प्रैक्टिकली क्या है, हर समय हमारे शरीर में दोषों की स्थिति समय के अनुसार, वय के अनुसार, वातावरण के अनुसार बदल रही है, लेकिन वो इतने डिस्टर्ब ना हो कि रोग जनित कर दें, ठीक है। तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, स्वस्थ कहेंगे। नेक्स्ट, इसी बात को हमारे चरक, वो जो आप पहला श्लोक था वो आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में कहा था, और ये वाला आचार्य चरक ने चरक संहिता में बताया कि सम मास प्रमाणस्तु सम संघननो नर दृढ़ेन्द्रियो विकाराणाम न बलेन अभिभूयते क्षुत पिपासा आतपसः शीत व्यायाम संसह संपक्ता समजरा सम मास चयो मता। तो इसमें भी आप देखेंगे कि जिसका मास प्रमाण, अब अगर आप देखें कि कोई बहुत ज़्यादा मोटा है या किसी की टांगें लंबी हैं, बॉडी छोटी है, तो वो देखने में ऑड लगता है ना, तो वो व्यक्ति एकदम स्वस्थ, या उसमें ज़रूर उसमें कोई ना, या कोई बहुत ज़्यादा टॉल है या बहुत ज़्यादा नाटा है, तो उनमें ज़रूर कोई ना कोई हार्मोनल डिसबैलेंसेस भी ज़रूर होंगे। तो इस तरह से जिसका मास का प्रमाण सम हो, या जिसका संघनन, जो बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, संघनन उसको बोलते हैं। देन दृढ़ेन्द्रियो विकारण, वही इंद्रियां, जिसमें इंद्रियां मीन्स इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, हमारी जो है इंटेलेक्ट्स की फंक्शनिंग, सारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो दे आर फंक्शनिंग नॉर्मली। देन विकाराणाम न बलेन अभिभूयते, ऐसा व्यक्ति जो है दैट विल नॉट सफ़र फ्रॉम डिजीजेज इजिली। एंड क्षुत पिपासा आतपसा, भूख, प्यास, धूप को ईजिली वो सहन कर पाए, यानी कि एकदम से विचलित होने लग जाए। और शीत व्यायाम, इसी तरह से व्यायाम कर सके और शीत को सहन कर सके। देन समपक्ता, समजरा, सममाचयोपता, समपक्ता, जो उसने भोजन किया है वो उसका पाचन ठीक से हो और उसका जरण, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड वो नॉर्मली हो। देन इट इज़ कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्वस्थ व्यक्ति। और नेक्स्ट ये हमने काश्यप संहिता, KS मीन्स काश्यप संहिता खिल स्थान, आप लोग रेफरेंस लिख सकते हैं, आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आप रेफरेंस ज़रूर यहाँ पे नोट कर लें, नेट पे देख सकते हैं या कहीं लाइब्रेरी में बुक मिल जाए तो उसमें देख सकते हैं। तो इन सब में बहुत ही साइंटिफिक वे में ये लक्षण दिए हुए हैं, स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण या हेल्थ के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लक्षण लिखा है अन्नाभिलाषो, जो व्यक्ति स्वस्थ है अन्न की अभिलाषा होगी उसको। आप लोग देखते हैं कोई भी, चाहे शारीरिक रूप से हम थोड़ा बहुत भी अगर बुखार आने वाला है तो भी मुंह कड़वा हो जाएगा, खाने की इच्छा नहीं होगी, तो सबसे पहला लक्षण हमारी भूख डिस्टर्ब होती है और हमें भोजन करने की इच्छा नहीं होती है, या करने की इच्छा भी हो रही है तो वो खा भी लेते हैं ज़बरदस्ती, तो डाइजेशन ठीक से नहीं होता है। तो अन्नाभिलाषो, अन्न की अभिलाषा होगी और भोजन कर लिया तो उसका भुक्तस्य परिपाका, भोजन करने के बाद उसका पाचन ठीक से होगा, और जब पाचन ठीक से होगा तो हमारे जो डिस्चार्जेस हैं, फीकल मैटर है, यूरिनरी डिस्चार्जेस हैं, वो सारे जो हैं सृष्ट विण मूत्र वातत्वम, अपान वायु जिसको फ्लैटस बोलते हैं, उसका ठीक से हमारा डिस्चार्ज होगा टाइमली। अगर उसका भी समय से, आधे से ज़्यादा लोग मरीज जो आते हैं वो कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या यूरिन की प्रॉब्लम है, कि रात में कई बार उठना पड़ता है या दिन में कई बार कंट्रोल नहीं होता है, तो वो सारा अगर है तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, जाहिर सी बात है। तो ये सब कैसे होगा, जबकि हम अन्न की अभिलाषा, भुक्ता से परिपाका सुकेंचा, और जब ये भोजन ग्रहण करने के बाद ठीक से उसका डाइजेशन मेटाबॉलिज्म होगा तो फीकल मैटर भी इजीली रिमूव होगा बॉडी से समय से। और जब ऐसा होगा तो शरीर में लघुता होगी, शरीर से चा लाघवम, देन सुप्रसन्न इंद्रियत्वम चा, फिर वही बात आ गई सुख स्वप्न प्रबोधनम,
कि इंद्रियां जो है वो प्रसन्न होंगी। इंद्रियां प्रसन्न होना मीन्स ये नहीं कि हम बहुत खुश हैं, हमारे आंखों से बहुत हम मूवीज़ देख रहे हैं सब। इंद्रियां प्रसन्न होंगी मीन्स अपने विषयों को वो समयोग से ग्रहण कर रहे हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अपनी आई साइट को यूज़ कर रहे हैं या बहुत कम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इंद्रियां प्रसन्न होना। देन सुख स्वप्न प्रबोधनम। बहुत सारे आधे से ज़्यादा दुनिया इसीलिए पीड़ित है कि उसको ठीक से नींद नहीं आ रही है। निद्रा की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों, कॉन्स्टिपेशन है, नींद है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो जिससे व्यक्ति इस समय ज़्यादा ग्रसित है। और जब वो उससे ग्रसित है तो आगे चल के और क्रॉनिक डिजीजेज हो रही हैं। तो हमें सुख स्वप्न प्रबोधनम कि हम वो सबसे सुखी व्यक्ति है जो कि जो सुखपूर्वक निद्रा ले पाए और समय पे निद्रा ले पाए। ऐसा नहीं कि बे टाइम सो रहे हैं कि सुबह लेटे लेटे सुबह हो गई और तब जाके 6 घंटे सो रहे हैं, ठीक है। सुख स्वप्न प्रबोधनम। स्वप्न मीन्स निद्रा और प्रबोधनम मीन्स उठना, समय से सोना और समय से जागना। यानी कि सो गए तो फिर उठने में दिक्कत हो रही है। फिर बल वर्ण आयुषाम लाभा। ऐसे व्यक्ति का बल वर्ण और आयु का लाभ होगा। और सौमनस्यम समाग्निता, उसका मन भी जो है वो प्रसन्न होगा। और समाग्निता, अग्नि, जहाँ पे समदोषा समाग्निश्च की बात हुई थी वहीं पे समाग्नि यहाँ पे भी कह रहे हैं कि समाग्निता, अग्नि जो है वो सम होगी। तो ये लक्षण जो है विद्यात आरोग्य लिंगानी, आरोग्य के लक्षण हैं, यह स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं। और विपरीते विपर्यम, अगर इसके विपरीत हो जाएगा तो वो सब रोग के लक्षण कहलाएंगे, ठीक है। तो आ जाए हम लोग नेक्स्ट। तो ये हमने आयुर्वेद कॉन्सेप्ट बताया कि स्वस्थ के क्या लक्षण है। अच्छा, सुश्रुत संहिता में एक बार सुश्रुत संहिता वाला पीछे फिर से दिखा दीजिए, और पीछे ये वाला समदोषा समाग्निश। अब इसमें आप देखेंगे फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल सारे डायमेंशन आ रहे हैं। आत्मा भी आ गई, मन भी आ गया, मेंटल भी आ गया, सोशल भी आ गया और स्पिरिचुअल भी आ गया और इंटेलेक्चुअल भी आ गया। तो सारे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ जो है वो इसमें कवर हो रहे हैं। इसी तरह से जो बाकी श्लोक भी बताए उनमें भी सब सारा कवर होता है इसमें। नेक्स्ट, तो ये आयुर्वेद कॉन्सेप्ट के लक्षण हो गए। आयुर्वेद के हिसाब से स्वस्थ के क्या क्या लक्षण दिए हुए हैं, किन से हम पहचानेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो लास्ट में पूछ लेगा, नोट कर ले। फिर इसके बाद हम आयुर्वेद कॉन्सेप्ट के बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि मॉडर्न में डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है। थोड़ा सा वो बताना ज़रूरी है। वैसे तो आपको आयुर्वेद का कोर्स पढ़ रहे हैं लेकिन ये भी साथ में आना ज़रूरी है। तो उसमें क्या है कि डेफिनेशन ऑफ हेल्थ में क्या कह रहे हैं, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आप देख रहे होंगे इसमें स्पिरिचुअल वेलबींग गायब है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा आयुर्वेद उससे भी बड़ी बात कह रहा है कि स्पिरिचुअल वेलबींग की, हमारा समाज स्वस्थ हो, समाज के साथ साथ हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा हो, ठीक है। शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा सभी स्वस्थ हो, सारे डायमेंशन हमारे स्वस्थ हों। एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। केवल रोग का ना होना ही स्वस्थ नहीं है, बल्कि हमारे सारे डायमेंशन वो नॉर्मल होने चाहिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बैक करें एक मिनट। वहाँ पे आता है हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग, ठीक है। वेल बीइंग का कॉन्सेप्ट आया था। तो अब ये वेल बीइंग आपने बहुत जगह सुना होगा, तो कई जगह हेल्थ के सिनोनिम में भी यूज़ कर लेते हैं इसको, लेकिन हेल्थ अपनी जगह है। हेल्थ इज़ अ ब्रॉड टर्म, उसके अंडर में वेल बीइंग टर्म आती है। तो वेल बीइंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट, वेल बीइंग में 2 कंपोनेंट आते हैं उसके, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट आते हैं। सब्जेक्टिव कंपोनेंट मीन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव जिनको काउंटेबल फॉर्म में हम गिनती के रूप में गिन सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई। और वेल बीइंग मतलब हेल्थ एक फिक्स चीज़ नहीं हो गई, वहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वेल बीइंग की स्टेट है। तो वेल बीइंग कैसे हम नापेंगे, वेल बीइंग 2 तरह से नाप सकते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट के थ्रू। अब ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या इसी को लेवल ऑफ लिविंग कहते हैं, उसके थ्रू हम सब्जेक्टिव कंपोनेंट को देख सकते हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट उसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसको कहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हम अच्छे से रहें, हमारा वातावरण अच्छा हो, हम अच्छे घर में रहें, अच्छे कपड़े पहने और हमारी जो फैसिलिटीज़ हो हमें घर में। हम लोग दिन भर सुबह से उठ के क्या व्यापार किस लिए कर रहे हैं, इसीलिए ना कर रहे हैं कि हमारे पेट पूजा हो जाए और हमारा जो हमारे हम और हमारा परिवार इन सब सुविधाओं से एक जो बेयर मिनिमम रहने के लिए छत हो, जैसे एक रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं अगर मोटे तौर पे कहें, तो उसके लिए हम ये सारा कर रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि उसके हिसाब से हम उसकी हेल्थ का मेजरमेंट कर लेते हैं कि वेलबींग क्या है। तो दैट इज़ ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट। तो रेफर्स टू द, अब इसको पूरा आप लोग पढ़ लें, है ना, इसी को मैंने बता दिया। वंस एक्सपेंडिचर, गुड्स कंज्यूम, यही बातें मैंने आपको ट्रांसलेट करके समझा दी, ठीक है।
और इसी को दूसरे टर्म में कहें कि लेवल ऑफ लिविंग, कि कैसा हम खाना खा रहे हैं। अब कई लोगों के तो 2 टाइम का खाना ही नसीब नहीं है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हम लोग के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अंतर हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उनका स्वास्थ्य, जब बेचारे 1 टाइम खाना खा रहे हैं 2 टाइम के बदले उनको पेट भरपेट खाना ही नहीं मिल रहा है, तो उनके न्यूट्रिशन को कैसे हम जज कर पाएंगे कि कैसा अच्छा, हम कैसे चाह पाएंगे कि अच्छा न्यूट्रिशन हो उनका। तो ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाए, दिस इज़ वेलबींग ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट। नाउ वी कम टू सब्जेक्टिव कंपोनेंट। सब ने आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ आजकल सुना होगा, WHO का क्वालिटी ऑफ लाइफ का, क्राइटेरिया ऑफ WHO फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम लोग क्या क्या मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि complete range of factors like determining health, happiness, education, social and intellectual attainment, freedom of action, justice and freedom of expression, ठीक है। तो इसमें मतलब कि हमें कितनी फ्रीडम है, हम क्या कैसे किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, या जस्टिस कोई या कोई डिसीज़न लेना है तो हम उसमें योगदान दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, या हमसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें हमारे, वो भी हमारे हेल्थ को और वेलबींग को, या हमारी हैप्पीनेस को, सेटिस्फैक्शन को, ग्रेटिफिकेशन को कहीं ना कहीं वो सब इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये जो है दिस इज़ कॉल्ड वेलबींग। और ये खाली हमारे शरीर में क्या चल रहा है कि खाना खाया और मोशन, पाचन हुआ और मोशन हुआ, केवल इतना ही स्वास्थ्य के लिए नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी लाइट चली जाए तो हमें प्रॉब्लम होगी, है ना, या हमें खुली एनवायरनमेंट में क्लास होगी तो भी दिक्कत होगी। तो वो सारा भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, ओके। तो उसी बातों को ये कह रहे हैं कि दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेलबींग। नेक्स्ट, तो इस तरह से जो हमने देखा फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, वो उन्हीं को हम यहाँ पे फिर से ले रहे हैं कि मॉडर्न के हिसाब से भी इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे इमोशनल हो गया, इसी को इंद्रियों के हिसाब से इंटेलेक्चुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये सारे और भी इसके अलावा भी हैं, फिलोसॉफिकल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, ठीक है, न्यूट्रिशनल डायमेंशन, ये सारे हेल्थ के डायमेंशन है। ये सारी चीज़ें हमारे, इसका मतलब ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रही हैं, अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ आवर वेलबींग। नेक्स्ट, तो अब हमें करना क्या है, 4 डायमेंशनल अप्रोच करनी है, ठीक है। हमने स्वास्थ्य की डेफिनेशन पढ़ ली, स्वास्थ्य के लक्षण पढ़ लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण पढ़ लिए, और स्वास्थ्य कैसा हो, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए और कैसे करना है वो हम अगले स्टेप में बताएंगे। और मॉडर्न के हिसाब से भी व्हाट इज़ हेल्थ वो भी हमने देख लिया। अब हमने करना क्या है उस पे आ रहे हैं कि अप्रोच क्या होनी चाहिए इस स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए। हमारा टॉपिक आज का क्या है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। तो हमने डेफिनेशंस पढ़ ली, आयुर्वेद की भी और मॉडर्न की भी, उसके डायमेंशंस देख लिए। अब हम क्या क्या स्ट्रेटजीज़ करेंगे जिससे कि हेल्थ प्रमोशन हो पाए, हमारा स्वास्थ्य जो बना रहे, मेंटेन रहे और ज़्यादा बेहतर हो, प्रमोट भी हो सके। और साथ ही साथ हमारे जो रोग, जब हमारा स्वास्थ्य मेंटेन रहेगा तो अपने आप ही जाहिर सी बात है कि डिजीज़ेज़ जो है वो प्रिवेंट रहेंगी, डिजीज़ नहीं हो पाएंगी। तो उसके लिए 4 चीज़ें हमें, 4 डायमेंशन के रूप में हम काम कर सकते हैं। प्रिवेंशन कर सकते हैं, किसका प्रिवेंशन करेंगे, यस, डिजीज़ का प्रिवेंशन करेंगे, हेल्थ का प्रिवेंशन नहीं करेंगे। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक लोग देखते हैं, लाइफस्टाइल फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, फॉर हेल्थ एंड इट्स प्रिवेंशन, है ना। और फिर इसके बाद प्रमोशन ऑफ हेल्थ, फिर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ेज़ हो गया पहला, प्रमोशन ऑफ हेल्थ हो गया, देन क्योर ऑफ डिजीज़ेज़ हो गया, देन रिहेबिलिटेशन। अगर किसी को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, हैंडीकैप हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसको कैसे, या नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली भी अगर वो कुछ डिस्टर्ब हो गया तो उसको रिहेबिलिटेशन करके रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाके, या कोई अंग में प्रॉब्लम हो गई तो उसको एक्सरसाइज करा के, वो सारा चीज़ें जो है रिहेबिलिटेशन में आएगा। इसको हम बहुत डिटेल में नहीं कहेंगे, लेकिन आपको मीनिंग आना चाहिए कि उसमें क्या क्या आता है। नेक्स्ट, तो एक्सक्यूज़ मी, प्रिवेंशन की बात सबसे पहले है, यही मुख्य है। अगर ये कारगर हो गया तो आगे वाले स्टेप पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे पहला स्टेप है प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन कैसे कैसे होना चाहिए, 4 तरह के लेवल पे। देयर आर 4 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमोडियल वो है जो कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ लाइफ से हम
जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे अपनी लाइफस्टाइल, जैसे घरों में सिखाया जाता है ऐसे सुबह उठना है और अपना नहाना धोना है, कपड़े पहनना है, दिनचर्या जो हमको रूटीन में सिखाई जाती है, और जो हम अच्छी तरह से खाना समय से खाते हैं, वो सारा कुछ हमारा लाइफस्टाइल में आता है। जो फ्रॉम द जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अपब्रिंगिंग, जब से होश संभालते हैं तब से, उसके पहले तो पेरेंट्स हम पे ध्यान देते हैं, जैसे ही हम होश संभालते हैं तो हमें खुद करना होता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आ जाएंगी? प्रिमॉर्डियल प्रिवेंशन में। जब हमें कोई रोग नहीं हुआ है और हम डेली उसे करना ही है और सबको करना है, दैट इज़ प्रिमॉर्डियल। और प्राइमरी क्या है? प्राइमरी भी वही है लगभग, लेकिन उसको स्पेसिफाई इसलिए कर दिया गया कि प्राइमरी वो है जैसे कि अगर डिज़ीज़ होने वाली है या हमारे सराउंडिंग में डिज़ीज़ आ गई है और हमको नहीं हुई, तो हम जो बचाव करेंगे वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी प्रिवेंशन। मतलब बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज़ द प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी डन आर कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन। जैसे कि अभी सबने कोविड में देखा कि कुछ लोगों को कोविड हुआ, हमारे आसपास के लोगों को या घर के भी किसी किसी को हो गया, तो बाकी लोग अलग हो गए, ठीक है, जिसको हम लोग क्वारंटीन कहेंगे। पेशेंट को आइसोलेट कर दिया और हम लोग क्वारंटीन हो गए, जो हेल्दी व्यक्ति थे, तो हम लोग कुछ लोग बच भी गए। तो वो क्या हुआ? दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन, कि सराउंडिंग में डिजीज़ हो गई है और हमको नहीं हुई तो हम बच जाएं, ठीक है। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? अगर डिजीज़ हो गई तब भी हम बचाव कर सकते हैं, चाहे उसमें खान पान के रूप में कर सकते हैं, चाहे कुछ योगासन कर सकते हैं, चाहे वो उसमें लाइफस्टाइल के रूप में, हम दिनचर्या के रूप में क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाएंगी। कि कहते हैं कि रोग होने के बाद भी अगर हम केवल चिकित्सा कर रहे हैं, if we are taking only medicines after the inception of disease, then there is no use of treatment without following the wholesome diet. If we are not following the wholesome diet and daily routine, जिसको हम पथ्य बोलते हैं, then the treatment will not be so effective. Okay, so we have to follow the proper lifestyle and wholesome diet along with the taking of medication for secondary prevention. Okay, then for tertiary prevention it is called rehabilitation. जो अभी मैंने rehabilitation बताया वो tertiary prevention में आ जाएगा। नेक्स्ट, यही मोड ऑफ इंटरवेंशन है। हेल्थ प्रमोशन, जो मैंने बताया कि प्रिमॉर्डियल प्रिवेंशन है। हेल्थ प्रमोशन के लिए हम लोग सब जनरल काम कर रहे हैं कि हेल्थ एजुकेशन, कि पूरे समाज में जाके प्रचार करें कि भाई स्वस्थ कैसे रहना है ना, वो हो गया। और अपने वातावरण को भी स्वस्थ रखें, खान पान जिससे हमारा न्यूट्रिशन अच्छा हो, और हमारा लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस, जो हम सामाजिक स्वास्थ्य की बात करते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा हो, उसके हिसाब से हम अपने समाज में क्या दे पा रहे हैं, उसी से हमारा समाज जो है वो स्वस्थ रह पाएगा। पता लगा एक व्यक्ति बैठ के और 4 लोग साथ में बैठे हैं और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो साथ के लोग भी डिस्टर्ब होंगे और वो भी मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, सोशली डिस्टर्ब रहेंगे। तो इस तरह से हमें लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस होने चाहिए। देन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में जो इम्यूनाइजेशन और स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, जैसे कोई विटामिन्स की कमी हो गई तो लेना, इस तरह से ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है। देन अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है उसमें अर्ली डायग्नोसिस, अभी मैंने बताया आपको होलिस्टिक हेल्थ के लिए हमें सेकेंडरी प्रिवेंशन भी करना होगा, जिसमें कि रोग अगर हो भी गया अब किसी कारण से, भाई होना ही है, वातावरण के हिसाब से भी रोग ऋतु के अनुसार भी होते हैं अलग अलग काल में, वात पित्त कफ के प्रधान, तो उसमें हमें अगर रोग हो गया तो तुरंत उसको पहचान लेना और जल्दी से जल्दी उसको रूल आउट कर देना, शरीर से निकाल देना। और लास्ट में डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, जिसको हम टर्शियरी प्रिवेंशन में लेते हैं। नेक्स्ट, हाँ, तो यहाँ तक हमने जो बता दिया कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। अभी तक जो बताया हमने हेल्थ बताया, और हेल्थ का प्रमोशन करना चाहिए कैसे कैसे, देयर आर 4 डायमेंशंस। कौन कौन से? 4 लेवल्स, प्रिवेंशन, प्रमोशन, क्योर एंड रिहेबिलिटेशन। इन 4 तरह से हम जो है हेल्थ को प्रमोट कर पाएंगे। और अब हम आते हैं कि डिज़ीज़ का प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो जब डिज़ीज़ का प्रिवेंशन करना है तो हमें पता होना चाहिए डिज़ीज़ कैसे होती है, ठीक है। जब डिज़ीज़, हाउ द डिज़ीज़ अकर्स, ठीक है, तो डिज़ीज़ के जो अकरेंस के कॉजेज़ हैं वो हमें पता होंगे, तो हम उन्हीं को दूर करने के लिए अपनी सारी तैयारियां करेंगे
और हम डिजीज़ से मुक्त रह पाएंगे। तो क्या करना है इसमें, आयुर्वेद क्या कह रहा है कि देयर इज़ लोक पुरुष वैषम्य, इफ़ देयर इज़ इम्बैलेंस बिटवीन द वन सेल्फ एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे हमने कहा ना अभी आपको कि वातावरण जिस तरह का है उसके हिसाब से हम नहीं अपने, अभी ठंड आ गई, अगर हम गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फिर धातु वैषम्य, इम्बैलेंस ऑफ मिलियो इंटीरियर मीन्स धातु वैषम्य, हमारे शरीर में जो धातुएं, 7 धातुएं आपने पढ़ी होंगी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, तो उनमें धातु पोषण क्रम ठीक से ना होना ड्यू टू धात्वाग्नि इम्बैलेंस। देन दोष दूर से समूर्छना और दुखानुभूति। तो दोष दूर से समूर्छना क्या है कि दोष जब दूषित होंगे, रोग का मेन कारण, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए उससे समझ में आएगा। दोष का मुख्य कारण, जो रोग का मुख्य कारण क्या बताया कि दोष वैषम्य, तो इम्बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स, वात पित्त कफ आपने नाम सुन लिया होगा, तो उनका इम्बैलेंस होना ही मेन, या रज और तम का इम्बैलेंस होना ही मेन जो है वो रोग का कारण है। तो उसमें उसी को हमें दूर करना है। अब वो कैसे दूर होगा वो अगले स्टेप में हम लोग आएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि काल परिणाम, प्रज्ञापराध और आसात्म इंद्रियार्थ संयोग, जो अभी तक हम लोग सुख, स्वप्न, प्रबोधनम और सुप्रसन्न इंद्रियत्रम की बात कर रहे थे। इंद्रियों का बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर में डिजीज़ होने के लिए। इंद्रियां मीन्स कौन कौन सी इंद्रियां हमारी, चक्षु इंद्री, रसन इंद्री, घ्राण इंद्री, स्पर्शन इंद्री और कौन सी बची, चक्षु श्रोत इंद्री। ठीक है, तो 5 इंद्रिय, चक्षु श्रोत घ्राण रसन और स्पर्शन, 5 इंद्रियां जो हैं ये बहुत ज़्यादा इनका रोल है हमारे स्वस्थ रहने में। अगर वो इम्बैलेंस रूप में अपने विषयों का ग्रहण करती हैं, अपने सेंसेस का, तो वो रोग का मुख्य कारण होता है। जैसे सेंसोरियल स्ट्रेस जिसको बोला है, असात्म इंद्रियार्थ संयोग। देन काल परिणाम, उसको भी डिटेल करते हैं अभी। और प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध मीन्स हमारा धी, धृति और स्मृति, ये 3 नाम आपने सुने होंगे। देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन धी, लिख लीजिए इंग्लिश में भी धी कहलाएगा, धी, धृति एंड स्मृति। देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन धी, धृति एंड स्मृति, देन इट इज़ कॉल्ड प्रज्ञापराध। और प्रज्ञापराध सारा कारण, सारे समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं वो सब प्रज्ञापराध के कारण ही हो रही हैं। ठीक है, तो फिर और नेक्स्ट उस पर आते हैं काल परिणाम। काल परिणाम के समय के हिसाब से, अगर हमने अपने उसके अकॉर्डिंग अपने जैसे शरीर और वातावरण दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। अगर उसके हिसाब से हमने अपने शरीर में चेंजेस नहीं किए, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं किए, तो हम रोग से ग्रस्त होंगे ही होंगे। काल परिणाम में जैसे कि संचय, प्रकोप, प्रशमन जो है अलग अलग ऋतुओं में वात पित्त कफ का होता है। चय, प्रकोप, प्रशमा, वायु ग्रीष्मादिषु दिशु, कि वात का संचय जो है ग्रीष्म में होगा और प्रकोप होगा वर्षा में। ठीक है, 6 ऋतुएं भारतवर्ष में होती हैं। देयर आर 6 सीजन्स इन इंडिया। In particular season there is a predominance of particular doshas. Accordingly there is the predominant diseases of that governing to that dosh. Okay, like vat pit kaf. So in the grishma ritu, in varsha ritu there is predominance of vat dosh. So there is vat predominant diseases are there. Varsha dishu tu pittasya, वर्षा शरद ऋतु में, जो अभी चल रही है शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। तो हमारे जो हाइपर एसिडिटी और इस तरह की हेडेक, माइग्रेन, ये सारी चीज़ें, इस तरह की डिजीजेस ज़्यादा होती हैं। तो जो काल परिणाम से भी होता है तो उसको भी हमें कोप अप करके चलना होगा। नेक्स्ट, एक सेकेंड वापस करिए, जो लास्ट लाइन जो लिखी है वो आपने पढ़ ली होगी कि इन सब से हो क्या रहा है, जो अभी मैंने बताया कि वात पित्त कफ और रज और तम का इम्बैलेंस होके आपको डिजीजेस हो रही है। नेक्स्ट, ये बता दिया मैंने। नेक्स्ट, हाँ, तो अब जो हमने बताया कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ के साथ साथ अब हमें क्या करना है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस में मैंने सेकेंडरी प्रिवेंशन भी बताया है, जिसमें क्या कहना है, रोग होने के बाद हम प्रिवेंशन भी कर रहे हैं। उसको अगर दूसरे टर्म में कहें तो उसको हम ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ठीक
ठीक है। अगर काय चिकित्सा वाले व्यक्ति होंगे तो उसको ट्रीटमेंट कहेंगे, लेकिन हम क्योंकि स्वास्थ्य में हैं और बचाव की बात कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी कि रोग हो गया तो भी हम बचाव कर सकते हैं। ये मिसकॉन्सेप्ट है समाज में कि रोग होने के बाद तो हम इलाज ही करेंगे, ऐसा नहीं है। उस इलाज को हम द्वितीय स्तर का बचाव भी कह सकते हैं या सेकेंडरी प्रिवेंशन भी कह सकते हैं। और उसमें करना क्या क्या है वो आगे आएगा। तो अब हमें क्या क्या चीज़ें करने से हमें रोग मुक्त रह सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है, जिन कारणों से, इसलिए हम लोग ओपीडी में या हेल्दी व्यक्ति कोई भी आता है उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि कब सोते हो, कब खाते हो, कैसा तुम्हारा जीवन है, क्या क्या तुम्हारा ऑक्यूपेशन है, ये सारा हम लोग पता करते हैं। तो निदान परिवर्जन, निदान में जो भी कारण है उसका सबसे पहला संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ इज संक्षेपतः निदान परिवर्जन। ओके, टू एलिमिनेशन ऑफ कॉज, देन संप्राप्ति विघटन, जो भी उसमें पैथोजेनेसिस चल रही है डिजीज़ में उसको ब्रेक करना। देन प्रकृति स्थापन, तो हमें उसको नॉर्मेलिटी मेंटेन करना। देन बायो बैलेंस ऑफ मिलियो इंटीरियर, जो धातु साम्य, जो हमारे शरीर में धातु में डिस्टर्बेंस आया है उसको बैलेंस करना। और सुखानुभूति, फीलिंग ऑफ ऑप्टिमम वेलबींग, अभी जो वेलबींग की बात कही कि हमें, अब आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति, अगर किसी, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, अगर दोनों को सेम ग्रेड का, अगर हम ग्रेड कहें तो ग्रेड अगर नापने बैठे या कोई मीटर हो अगर किसी मशीन से कि किसी को पेट में दर्द कितना हो रहा है, किसी को सिर में दर्द कितना हो रहा है, खासकर सिर में दर्द के लिए हम लोगों ने देखा कि सेम ग्रेडेशन का दर्द हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति को वही ज़्यादा फील हो रहा है, एक को कम फील हो रहा है। तो दैट इज़ द फीलिंग ऑफ वेलबींग, या जिसको हम लोग आयुर्वेद में सत्व कहते हैं कि जिसका उत्तम सत्व होगा वो उससे कोप अप कर लेगा। ठीक है, हल्का सिर दर्द हो रहा है तब भी वो काम करता रहेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसका हीन सत्व है वो टॉलरेट नहीं करेगा, वो पट्टी बांध के सिर में लेट जाएगा और छुट्टी ले लेगा। तो इस तरह से उसी को हम कहेंगे कि फीलिंग ऑफ वेलबींग, कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हम अपने को कितना मोटिवेट करके अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये सारा आता है हमारे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ेस के स्टेप्स हैं। नेक्स्ट, तो ये सारी 8 ब्रांचेस भी आपने पढ़ ली होंगी। अब इन सब में हम ना डिटेल में जाके कि 8 ब्रांचेस हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, और उन्हीं 8 तो शुरू में थी, 8 आयुर्वेद की 8 ब्रांच, अष्टांग आयुर्वेद बोलते थे, लेकिन अब उन्हीं 8 को और एलोबरेट करके ये 22 सब्जेक्ट जो हैं मेजर जो है वो आयुर्वेद के चल रहे हैं। इन 22 सब्जेक्ट में हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है। तो इन सारे ये 22 सब्जेक्ट जो हैं कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन रखना है और रोग को कैसे दूर करना है, उन सब में योगदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम आएंगे तीसरे स्टेप पे। 2 खंड हो गए हमारे। पहला खंड हो गया डेफिनेशन का, दूसरा खंड हो गया कि हमने जो है वेलबींग क्या है और डिजीज़ कैसे होती है और प्रिवेंशन कैसे करना है, प्रिवेंशन क्या होता है, कितनी तरह का होता है, तो वो सारा हमने सेकंड खंड में पढ़ लिया। अब हम आते हैं उसके इम्प्लीकेशन पे कि उसे करना कैसे है। ठीक है, तो करने के लिए हमें पहली बात तो है कि जो भी कुछ करना है उसे प्रतिदिन करना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन किया, एक दिन फिर हमने अपनी लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर लिया तो फिर हम रोगग्रसित होंगे ही होंगे। तो क्या करना है, फिजिकल हेल्थ केयर मेजर्स और साइको सोशियो स्पिरिचुअल हेल्थ केयर मेजर्स। तो फिजिकल जो शारीरिक रूप से हम जो क्रियाकलाप करें, और कुछ ऐसे क्रियाकलाप जो फिजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे हमारी हेल्थ को अच्छा करें। तो उन कैटेगरीज में हम आएंगे। नेक्स्ट, तो फिजिकल लेवल पे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मेनली हम दिनचर्या, जिसको हम लाइफस्टाइल बोलते हैं, प्रतिदिन की चर्या, दिनचर्या मीन्स डेली रूटीन ऑफ आवर लाइफ। देन ऋतुचर्या या लाइफस्टाइल ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। देन नॉन सप्रेशन ऑफ अधारणी वेग, हमारे जो नेचुरल अर्जेस हैं, जैसे खांसी है, छींक है, मूत्र है, मल है, देन इस तरह से जो है उनको हम शरीर में कंट्रोल ना करें, उनको जब समय आने पे उनको शरीर से त्याग करना आवश्यक है। अगर छींक को भी रोक लेंगे तो भी नेक की प्रॉब्लम और कई सारी प्रॉब्लम पूरा स्पेसिफिक दिया हुआ है कि किस वेग को अगर हमने बाहर आने नहीं दिया समय पे तो
उससे क्या क्या रोग हो जाएंगे और फिर उसकी क्या चिकित्सा होगी। तो इस तरह से सब नॉन सप्रेसिबल अर्जेस जो हैं वो उनको समय से उत्सर्जित होने दें। और फिर होलसम एंड अनहोलसम फूड, ये सबको पता है कि खाना कैसा खाएं, वो इम्पॉर्टेंट है। देन खाना कैसा खाएं, क्या क्वालिटी हो वो तो ठीक है, कितना खाएं ये भी ठीक है, लेकिन उसके संबंधित और भी कई सारे रूल हैं। वो सब मिलके कहते हैं कि कितना खाएं के अलावा कैसा खाएं, किस समय खाएं, किन लोगों को किस तरह का भोजन करना चाहिए, किस भोजन के साथ क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वो सब अभी हम आगे थोड़ा थोड़ा बताएंगे इनको। देन प्रॉपर स्लीप, इसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे स्वास्थ्य में। आपको 2 दिन नहीं सुलाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा स्वास्थ्य हो रहा है, डिस्टर्बेंस, पूरा चक्कर आना, सब परेशानियाँ, है ना। तो नींद का बहुत बड़ा रोल है। उसी के साथ साथ व्याधि क्षमत्व एंड रसायन में हमारे जो कुछ औषधियाँ आती हैं, आहार आता है, और कुछ हमारे जो डेली बिहेवियर्स हैं हमारे, वो सब रसायन की तरह काम करते हैं। रसायन मीन्स हमारी जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उनको नरिश करने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं वो रसायन कहलाते हैं। तो इनको हम फिजिकल हेल्थ केयर मेजर्स के रूप में देखेंगे। नेक्स्ट, तो इन्हीं को एक 1 बाय 1 देख लेते हैं। दिनचर्या में आपको सभी पता है, ये साथ में पढ़ते चले जाएं। उषा पान, सुबह उठ के जो है खाली पेट पानी पीना चाहिए मोशन जाने से पहले। हम लोग करते क्या है, सिगरेट पीते हैं और चाय पीते हैं कि मोशन हो जाए किसी तरह से, है ना। तो वो ना करके कुछ हमें यौगिक प्रैक्टिसेस करनी चाहिए और नॉर्मल पानी पीना चाहिए। और उसके बाद फिर शौच के लिए जाएंगे, दंत धावन, अंजन, धूम्रपान नहीं लिखा है यहाँ पे, धूमपान लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। धूम्रपान नहीं है, धूम्रपान जो है वो एडिक्शन है, यहाँ पे धूमपान है कि मेडिकेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ वर्ती बना के उसको मेडिकेट करना, तो जो हमारा कफ दोष बढ़ा हुआ है उसको दूर करेगा वो। देन कवल एंड गंडूश, मतलब क्लीनिंग ऑफ आवर बकल कैविटी। देन अभ्यंग, व्यायाम, स्नान, आप देख रहे हैं अभ्यंग या मसाज, ऑयल मसाज भी हो सकती है। देन उसके बाद हमारा एक्सरसाइज होनी चाहिए, व्यायाम। देन ये सब कुछ स्नान से पहले कर रहे हैं। और स्नान के बाद आहार, फिर आहार के बाद अब सीधे सो तो नहीं जाएगा कि आप सोचेंगे यहाँ सीधे लिखा है, तो आहार के बाद जो है अपना डे टू डे रूटीन वर्क करेगा। और प्रॉपर निद्रा, इन सब का हमारे डेली रूटीन में बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट, ये उसी के बारे में दिया हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये मैंने बता दिया आपको साथ साथ में। नेक्स्ट 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 ऋतुचर्या पे आ जाइए। नेक्स्ट, यहाँ पे आते हैं, ऋतुचर्या। दिनचर्या हो गया कि किस तरह से क्या क्या करना है, ये सबको पता है आप लोगों को। तो अब हम ये टॉपिक ले रहे हैं कि हमें हेल्थ का प्रमोशन कैसे करना है। और जब हमने हेल्थ प्रमोट कर दी तो उसका अर्थापत्ति अपने आप हो गया कि डिज़ीज़ का प्रिवेंशन हो गया, ठीक है, समझ में आ रही है। तो डिज़ीज़ का प्रिवेंशन कर रहे हैं हम, या फिर हम हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, एक तो हमने दिनचर्या अपनी अच्छी रखी, बे टाइम सोना, बे टाइम खाना, बे टाइम जगना, वो ना किया। और फिर हमने ऋतुचर्या, 6 ऋतुएं हैं, उसके अनुसार खान पान का वर्णन किया गया है, उसका पालन करें। जैसे अभी मैंने बताया, वायु का, पित्त का, कफ, वात पित्त कफ का किस किस दोष में किस किस सीज़न में प्रकोप होता है, मीन्स प्रीडोमिनेंस होता है, तो उनका ख्याल करते हुए हमें उस तरह की लाइफस्टाइल को मेंटेन करना होगा कि किस तरह का भोजन करें। ये अगले, आई थिंक ये वाले सारे टॉपिक्स जो हैं इसके डिटेल में अगले लेक्चर में आपके आएगा। तो मैं आपको केवल हेडिंग बताऊंगी और उसके कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दूंगी, क्योंकि एक इस पर बड़ा लेक्चर और डिटेल में चाहिए, एक टॉपिक पे एक लेक्चर चाहिए, तो वो नेक्स्ट उसमें आएगा। अगले उस पर आते हैं। तो 6 ऋतुएं हैं, ये सभी को पता होनी चाहिए, और क्रम भी यही रहना चाहिए, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। माघ फागुन से शुरू करेंगे, माघ माह से, माघ फागुन चैत बैसाख। हमें लगता है कुछ लोगों को हिंदी महीने भी नहीं आते होंगे, तो वो याद कर लें, आप लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। नेक्स्ट, यही मैं आपको तब से बता रही थी, चय प्रकोप प्रश्मा वायु ग्रीष्मादिशु तिषु वर्षादिशु तो पितस, ठीक है। तो वर्षा में वात का प्रकोप होने से वात प्रिडोमिनेंट डिजीजेस होती हैं, इसलिए हमें जो है वस्ती कर्म करना चाहिए रूटीन में, लेकिन ये अंडर डायरेक्ट गाइडेंस होना चाहिए, अपने आप नहीं करेंगे फर्स्ट टाइम में। देन शरद में पित्त का होता है तो विरेचन कर्म करेंगे, और कफ का प्रकोप जो है वो वसंत में होता है तो उसके लिए वमन कर्म कराते हैं, मोस्टली वासंतिक वमन कर इसीलिए बोला जाता है।
शारदे विरेचनम। नेक्स्ट, ये अधारणी वेग की बात आई, जो 13 प्रकार के अधारणी वेग होते हैं, जैसे कि मूत्र पुरीष, रेतस या शुक्र, और अपान वायु या फ्लैटस, छर्दी वमन को बोलते हैं, शवथु या छींक, उद्गार या हमारा डकार जिसको बोलते हैं, जिम्भा या जम्भाई, और भूख प्यास, और वाष्प या आँखों से आंसू निकलना, और निद्रा, और निश्वास। निश्वास से श्रमेणचा, कि अगर हम बहुत तेज़ी से चल के आ रहे हैं और हमारे ज़्यादा श्रम कर लिया है तो हमारी सांस फूलने लगी, तो उसको भी हम एकदम मतलब बहुत ज़्यादा ना फूलने दें, उसको कंट्रोल करें, उस पर उस समय रेस्ट ले लें बीच में। तो ये जो 13 चीज़ें हैं, इनको हमें कंट्रोल नहीं करना है, समय से जब इसका समय हो जाए तो शरीर से उत्सर्जित कर देना है। उससे हम जो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और धातु साम्य रहेगा और वात पित्त कफ का बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट, फूड की बात आई। फूड में आहार को जो है हमारे शरीर का उपस्तंभ कहा गया है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों को, वात पित्त कफ को शरीर का क्या कहा गया है, आपने पढ़ लिया हुआ, वात पित्त कफ को शरीर का स्तंभ कहा गया है। इसमें से एक भी डिस्टर्ब हुआ तो हमारा शरीर, और शरीर कहने से यहाँ पे शरीर, इंद्रिय, स्वस्थ, सत्व और आत्मा सब की बात आ गई। जब एक भी डिस्टर्ब हुआ तो वो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। इसी तरह से इस वात पित्त कफ जो 3 स्तंभ हैं या खंबे हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ हैं, सब पिलर्स हैं, जिसको कि जो इनके द्वारा ही हम वात पित्त कफ को बैलेंस कर सकते हैं। मुख्य रूप से आहार, फिर निद्रा और ब्रह्मचर्य, या ब्रह्मचर्य मीन्स कंट्रोल ओवर आवर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, नॉट ओनली सेलिबेसी बट कंट्रोल ओवर आवर सेंस ऑर्गन्स, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। तो इनके द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को या वात पित्त कफ को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये रूल्स दिए हुए हैं, सब आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आहार संबंधी क्या नियम दिए गए हुए हैं। नेक्स्ट, अब प्रॉपर स्लीप की बात आ गई, ये हो गया। नेक्स्ट, ये भी बता दिया मैंने, रसायन क्या है। रसायन क्या है, जो हमारे धातुओं को, रसस्य अयनम रसायनम, हमारी जो 7 धातुएं हैं उनके मार्ग को प्रशस्त करे, यानी कि उनका पोषण अच्छे से करे और हम स्वस्थ रह सकें, हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो। व्याधि चमत्त मीन्स इम्यूनिटी, या ओज जिसका बढ़ा रहे, नॉर्मल रहे, तो वो सब के लिए भी हमें प्रयास करना होगा। नेक्स्ट, अब दूसरे स्तंभ पे आ जाते हैं, साइको सोशियो स्पिरिचुअल मेजर्स या प्रैक्टिसेस। तो उसमें क्या क्या आएगा, उधर आपने पढ़ा था अधारणीय वेग। अधारण, जिसको शरीर में धारण नहीं करना चाहिए, जब समय हो जाए तो उसको शरीर से उत्सर्जित कर दें। कि अगर कोई बहुत ज़्यादा, मान लीजिए किसी को रोने का मन कर रहा है और आंसू निकल रहे हैं, लेकिन वो छुप के रो रहा है या रोने को कंट्रोल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको जो है वो ट्रॉमा हो रहा है, तो वो अपने, उसके हार्ट पे इफेक्ट आ रहा है, उसके माइंड पे इफेक्ट आ रहा है ना। तो वो सब चीज़ों को ना करना, दैट इज़ कॉल्ड अधारणी वेग। लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ला रहे हैं, वो तो फिजिकल इफेक्ट ला रहे थे शरीर में, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ला रहे हैं वो दीज आर कॉल्ड धारणी वेग। दीज सेंसेस वी हैव टू कंट्रोल इन आवर बॉडी, इनको उजागर नहीं होने देना है शरीर से। जैसे कि हमारी वाणी से रिलेटेड हों, रिलेटेड टू आवर स्पीच, एक्शन और थॉट्स, वॉट एवर द एक्शंस, whatever the thoughts and whatever the speech, if there is any evil thing, then that should be controlled in our body. Okay, so these are called dharani veg. We have to control these senses, जैसे ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष, ये सारी जितने भी अहंकार, ये सब चीज़ों को हमें शरीर में कंट्रोल करना है। तो उससे क्या है, हमारी साइकी, हमारा साइकोलॉजिकल लेवल तो ठीक रहेगा ही, हम समाज में भी सही से परफॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा सद्वृत एंड आचार रसायन, ये 2 हेडिंग्स हमारे आयुर्वेद में आते हैं, आप कम से कम हेडिंग्स लिख लें। तो सद्वृत क्या है, सद्वृत नाम ही है, वृत्त मीन्स आचरण, अभी आपने देखा या रेजिमेंट। सद मीन्स गुड, नॉर्मल, सद मीन्स गुड, ऐसी एक्टिविटीज़ जो गुड हों, ठीक है। गुड तो ये है कि हम बहुत किसी की चोरी करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लें, वो भी अच्छा हो गया हमारे लिए, तो वो गुड नहीं हुआ है ना। तो सारा जो चीज़ें हमें हमारे पुरुषार्थ से जो जनित करने वाली चीज़ें हों, या सत्य बोलना है, क्रोध नहीं करना है, ये सारे चीज़ें जो हैं वो
लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो है, अपने प्रति, समाज के प्रति और महिलाओं के प्रति, भोजन करने के प्रति, ये सारे जो एक्शंस दिए हुए हैं, जो गाइडलाइन दिए हुए हैं, वो सब सद्वृत्त में आता है कि कौन कौन से आचरण गुड हैं, ठीक है। और उसी तरह से एक और हेडिंग आती है आचार रसायन। आचार, आचरण हमारा कैसा हो जो रसायन की तरह काम करे, हमारी धातुओं का पोषण करे। आप देखेंगे अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको उस झूठ को छुपाने के लिए, और कहते हैं ना कि 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। या फिर हम गुस्सा करेंगे तो हम गुस्सा तो सामने वाले पे करते हैं, लेकिन डिस्टर्ब कहीं ना कहीं हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो काम, क्रोध, इस तरह से सत्य बोलना, क्रोध ना करना, सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्यम ऐतनात्, एडिक्शन ना करना, सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्यम ऐतनात्, अहिंसकम अनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम, प्रशांतम प्रियवादिनम, अहिंसा करना, ठीक है, हिंसा ना करना। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें सुनने में लगती हैं, लेकिन वही चीज़ें हम लोग रोज़ करते हैं, नहीं हाउ कहीं ना कहीं करते ही करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस योनि में यहाँ पे पड़े हुए हैं, नहीं तो हम और ऊपर की योनि में जाएंगे। तो हमारा एम क्या है, केवल मनुष्य योनि में ही हम इन चीज़ों को सुधार सकते हैं। किसी एनिमल से ये सब एक्टिविटीज़ हम नहीं करवा सकते, है ना। तो केवल मनुष्य जीवन में ही हमें ये, और आप लोग के, हम अपने और हमारे गुरुजन बैठे हुए, हमारे झा सर ने हमें पढ़ाया है, हमारे डीन संकाय प्रमुख भी रहे हैं, संकाय प्रमुख से और ऊपर तो मेरे शिक्षक रहे हैं। उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग धन्य हैं कि हम इस BHU की धरती पे खड़े हैं, और हमने आयुर्वेद पढ़ा, ठीक है। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या क्या अच्छी चीज़ें समाज में करनी है, कोई बताने वाला नहीं है। तो अभी मुझे लगता है कि आप लोग भी कुछ अच्छे ही कर्म करके आए होगे, जो आप फिर भी 15 दिन के लिए आयुर्वेद के बारे में कुछ सुन पा रहे हो, ठीक है। अब आपका जो भी बाद में एम हो कि आप क्यों सीखने आए हो, कुछ का कुछ एम होगा, कुछ का कुछ एम होगा, तो वो बात अलग है। लेकिन आप सुन रहे हो, ये आप एक किस्मत वाले हो, जैसे कि जो आयुर्वेद के बारे में 15 दिन के लिए सुनोगे, ठीक है। तो आचार रसायन में ऐसे आचरण आते हैं जैसे सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्यम ऐतनात्, अहिंसकम अनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम, जप, शौच, परम धीरम, दान, नित्य तपस्विना, देव गो ब्राह्मणाचार्य, गुरु वृद्धार्चने रतम। अब सारी प्रॉब्लम, गुरु वृद्धार्चने रतम तो बहुत दूर की बात है, हम लोग तो अपने सीनियर जूनियर की अर्चना नहीं कर पाते, या इज्जत नहीं कर पाते, या अपने घर में पेरेंट्स की नहीं कर पाते। तो वो सारी चीज़ें जैसे ही हटी हैं समाज से, वैसे ही कुरीतियाँ फैली हैं, और समाज में इतने सब डिस्टर्बेंस, और जो सामाजिक स्वास्थ्य की जो बात है वो सब डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। उसको हमें फॉलो करना होगा। और मोक्ष साधक उपाय के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या कहा गया है, आयुर्वेद में कहा गया है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में योग का वर्णन है, ये भी मैं आपको बताने के लिए पॉइंट उठा के लाई हूँ। आयुर्वेद की चरक संहिता के शारीर स्थान के पहले अध्याय में दिया हुआ योगो मोक्ष प्रवर्तका, योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वहाँ पे योग के परिभाषा दी हुई है, आत्मेंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकार्षात् प्रवर्तते सुख दुखम अनारंभात आत्मस्थे मनसी स्तरे सशरीर से योग्यास्तम योगम ऋषियो विदु। तो योग की परिभाषा दी हुई है कि सत्व बढ़ा हो, रजतम कम हो, इस तरह के व्यक्ति जो है योगी कहलाते हैं, और योग के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो मैंने हेडिंग लिखी साइको सोशियो एंड स्पिरिचुअल मेजर्स, तो स्पिरिचुअल मेजर्स भी हमारे आयुर्वेद में दी हुई हैं कि मोक्ष साधक उपाय दिए हुए हैं, और सीधे सीधे कह दिया कि योगो मोक्ष प्रवर्तका, या नैतिक जीवन के लिए ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं, आचार रसायन, ये सब नैतिक जीवन में आता है, एथिकल प्रैक्टिसेस में आता है। कौन कौन? सद्वृत, आचार रसायन वगैरह। इस सब से हम सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं, और जब हम सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं, हम नैतिक कार्य कर रहे हैं, तो अपने आप ही हमारा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ, कि जब हम नैतिक कार्य करेंगे तो हमें हमारा आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक स्वास्थ्य अपने आप ही अच्छा होगा। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि एथिकल लाइफ इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। एथिकल लाइफ, अगर हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि हम घंटों तपस्या करें या घर बार छोड़ के चले जाएं कि साहब मैडम ने कहा है कि मोक्ष योग करना है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो हम सब छोड़ देंगे। नहीं, समाज में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को वहन करते हुए, क्योंकि हमने क्या कहा, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, चौथे नंबर पे मोक्ष आया। अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, अपने कर्म को नहीं छोड़ना है, अपने अर्थ के साधन के लिए तपस्या करनी है, ठीक है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब में
को करते हुए हम मोक्ष की ओर अग्रसर हों, उसके लिए हमें अलग से घंटे नहीं देने की ज़रूरत है। अगर हम दिन भर में इफ़ वी आर डूइंग द एथिकल प्रैक्टिसेस इन डेली रूटीन, देन वी आर ऑलरेडी गोइंग टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. ओके, these are the stepping stones to spirituality. नेक्स्ट, तो ये सद्वृत्त के बारे में आ गया. नेक्स्ट ये योग के बारे में आ गया. ये भी योग क्या है वो सब आप लोग जान ही गए हैं, कोर्स और भी चला था. वैसे भी आजकल योग बहुत प्रचारित है. योग होता क्या है कि शरीर और मन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो क्रियाएं हैं उनको योग कहते हैं, है ना. तो अभी आपने शुरू में भी देखा था, हमने माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट का कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए था, तो वो योग के द्वारा भी हो रहा है. नेक्स्ट, और ये अष्टांग योग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनके द्वारा. अब इसमें जो आपने अभी तक सद्वृत्त और आचार रसायन पढ़ा, उसी से मिलते जुलते हमारे यहाँ पे यम और नियम है. यम में क्या क्या आता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह. और नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान. तो ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एथिकल. सबसे पहला क्या दिया? अहिंसा. ठीक है, तो हिंसा ही सारी बीमारियों की, सारी फिजिकल का, अगर हम हिंसा करेंगे फिजिकली भी कर सकते हैं, मेंटली किसी को टॉर्चर कर सकते हैं, है ना. और जब ये सब करेंगे तो समाज में प्रॉब्लम आएगी. और जब ऐसा सब प्रॉब्लम आएगी तो हम ज़रूर स्पिरिचुअलिटी से, ईश्वर की भक्ति से दूर हो जाएंगे. तो सारे डायमेंशन हमारे हेल्थ के वो डिस्टर्ब हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट. और इसी तरह से षटकर्म है, जिससे शरीर की शुद्धि करें हम और दोषों को बैलेंस करें. नेक्स्ट ये जॉइंट मूवमेंट्स हैं. कोई भी आसन करने से पहले हम लोग जॉइंट मूवमेंट्स करेंगे. और यहाँ पे कुछ जनरल आसन के पिक्चर्स हम केवल दिखा दे रहे हैं, क्योंकि मेरा इसमें जो आपको बताया कि योगो मोक्ष प्रवर्तका, योगो मोक्ष प्रवर्तका में आपने क्या देख लिया कि योग मतलब नॉट ओनली आसन एंड प्राणायाम. एक जो समाज में प्रैक्टिस चल रही है कि योग किसे कहते हैं, कि चलते हुए हमने कुछ आसन कर लिए, कुछ प्राणायाम कर लिए तो योग हो गया, या बहुत बैठ गए तो थोड़ी देर आंख बंद करके ध्यान कर लिया तो योग हो गया. योग में हमने सबसे पहले यम, नियम, आसन से शुरू करें. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इतनी चीज़ों को जो हम क्रम से करेंगे, और ये क्रम से ही बताएगा. 8 अंग हैं, ये 8 स्टेप्स हैं योग के, उनको करेंगे तब हम एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ और जा पाएंगे. तो इसमें आसन करने से पहले हम लोग जॉइंट मूवमेंट्स करेंगे, जिसमें सारे जॉइंट्स का कुछ मूवमेंट करते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन वगैरह, रोटेशन वगैरह. नेक्स्ट, तो ये सिंपल आसनास हैं, जो ताड़ासन, त्रिकोणासन, अर्धचक्रासन, कटी चक्रासन, ये खड़े होके आसन. ये मेरे को पिक्चर दिखाने का ये मतलब था कि आप लोग कोई भी आसन करें तो ऐसा नहीं कि एक ही दिशा वाले आसन ज़्यादा कर लें. पूरी बॉडी पे इक्वल इफेक्ट आने के लिए, काउंटर करने के लिए, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग है तो बैकवर्ड बेंडिंग भी कर लें. तो इस तरह से कुछ आसनास आपको खड़े होके करने चाहिए. नेक्स्ट, बैठ के करें, बैठ के दिखाएं. नेक्स्ट, बैठ के करने के लिए जैसे वज्रासन है, जो भोजन करने के बाद डाइजेशन अच्छा करता है. मंडूकासन है, आपकी लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियास सभी को फंक्शनिंग नॉर्मल करता है. पश्चिमोत्तान आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन. अब ये आसन जो भी करने हैं उसमें ये आपको ये भी ध्यान देना होगा कि किस में क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है. फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है अगर किसी को बैकबोन में पेन हो. नेक्स्ट, फिर उल्टा लेट के मकर आसन बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन करता है. या बैकबोन, आप लोग जैसे दिन भर अभी बैठे हैं, अलग अलग पोज में बैठे हुए हैं, लेकिन घर जाके अगर आप इस उल्टे वाले मकर आसन वाले पोज में लेट लेंगे, 5 मिनट भी लेट लें तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है. क्योंकि हमें अपने स्पाइन को भी हेल्दी रखना है ना. हम अपने स्पाइन को क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ आवर बॉडी क्या है? हमारा वर्टेब्रल कॉलम, है ना. तो उसको हमें ध्यान रखना है, उसका जो कर्वेचर है मेंटेन करना है. अभी हम दिन भर ऐसे करके बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पर बैठे हैं तो भी ऐसे ही बैठे हैं, तो हमें जाके उल्टा लेट लेना चाहिए. भले ही हमें कोई बीमारी नहीं है तो भी हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं? स्वस्थ और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, उसको मेंटेन करने की बात कर रहे हैं. तो उसी लिए मैंने ये आपको बताया. फिर भुजंगासन, शलभासन और धनुरासन. आप देख रहे हैं आगे का पार्ट उठ रहा है तो पीछे का भी उठ रहा है. तो इस तरह से एडवांस प्रैक्टिस में फिर भुजंगासन कर सकते हैं. नेक्स्ट, फिर सीधा लेट के में पवन मुक्तासन, एब्डोमिनल फैट अगर किसी को, अच्छा मोटापा जो है वो सारे लगभग आजकल जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, मोटापा उसका बहुत बड़ा कारण है. ठीक है, मोटापे से और ज़्यादा सब सारी डायबिटीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, वो सब उससे होता है. तो हमें मोटापा दूर करने के लिए नौकासन, पवन मुक्तासन ही बहुत अच्छे आसन है. और फिर लास्ट में शवासन रिलैक्सेशन के लिए करना चाहिए, जिसको भी हमें डेली कर लेना चाहिए. रात में सोने से पहले जो नींद की प्रॉब्लम है लोगों को, तो वो नींद नहीं आ रही है कहते हैं, तो उसके पहले हमें शवासन कर लेना चाहिए. तो नेक्स्ट, और फिर प्राणायाम की बात आती है, जिसको अलग से आपका लेक्चर होगा इस पर, जो भी है
आपके सिलेबस में हो चुका होगा कुछ। तो ये सारा क्या है कि हमारे सिस्टम को बैलेंस कर रहा है, मन को स्थिर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर मेडिटेशन भी, उसके बाद हम मेडिटेशन करें। जब हम आसन कर लें, ये मैंने क्यों आपको दिखाया कि हम कहेंगे कि हमें योग करना है, आसन करने, ऐसा कहते हैं लोग कि सीधे आए हाथ मुँह धो के आए और सीधे बैठ गए हम ध्यान करने बैठ रहे हैं, ध्यान नहीं टिक पाएगा। पहले आपको आसन के द्वारा शरीर को स्थिर करना होगा, प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास प्रश्वास को स्थिर करना होगा, तभी आप ध्यान टिकाएंगे तो आपका ध्यान अच्छे से टिक पाएगा, आप स्टेबल होके बैठ पाएंगे। फिर नेक्स्ट, तो ये सूर्य नमस्कार एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें लगभग काफ़ी सारे आसन कवर हो जाते हैं, लेकिन इसी सूर्य नमस्कार को फिर मैं कहना चाहूँगी अगर आप फास्ट करेंगे तो वो एक्सरसाइज में आ जाएगा, और अगर आपको वो केवल शरीर पे असर करेगा, अगर आपको मन पे भी उसका असर लेना है तो आपको स्लो मोशन में नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप करना होगा, तो आपको वो शरीर और मन दोनों पे इफ़ेक्ट करेगा और आपको फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ अच्छी होगी। नेक्स्ट, नाउ वी कम टू द कंक्लूजन। तो मैंने 3 पार्ट्स में आपको बताया हेल्थ की क्या डेफिनेशन है, आयुर्वेद में स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं, स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, कैसे हम पहचानेंगे, और इसके साथ साथ मॉडर्न में हेल्थ की क्या डेफिनेशन है, फिर उसको कैसे हम किन लेवल्स पे प्रिवेंशन करेंगे, 4 लेवल्स पे, और क्या क्या मोड्स ऑफ इंटरवेंशन, किन किन तरीक़ों से हम उनको हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, और किन किन तरीक़ों से डिजीज़ को बचा सकते हैं। हेल्थ प्रमोट कर दी तो अपने आप डिजीज़ प्रमोट हो गई, डिजीज़ प्रिवेंट हो गई, ठीक है। फिर क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हमने फिज़िकल लेवल पे बताया और साइको सोशल और स्पिरिचुअल लेवल पे बताएं, जैसे कि आपके दिनचर्या, ऋतुचर्या वगैरह हो गया, और साथ ही साथ हमारा योग, सद्वृत, धारणी वेग और आपका योगिक प्रैक्टिसेस, इन सब का पालन करने से हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य है क्या, स्वस्थ कैसे रहना है, तो वो हमने देखा, उसके और डिटेल आप अगले लेक्चर में भी पढ़ेंगे। तो अभी मैंने ये बताया आपको कि स्वस्थ रहना क्यों है, क्यों रहना है, क्योंकि हमें पुरुषार्थ चतुष्टय की, मनुष्य जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए, और जब स्वस्थ रहेंगे तभी हम ये काम कर पाएंगे, बिना स्वस्थ रहे हम ये सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते। तो इस तरह से स्वस्थ कैसे रहना है वो भी नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ शरीर, मन, इंद्री और आध्यात्म, शरीर, इंद्री, सत्व और आत्मा, इन सभी लेवल पे हमें स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो इसीलिए हमें अपनी दिनचर्या में इसका पालन करना होगा प्रतिदिन के रूप में। तो इसी चीज़ को मैंने लिखा है कि आयुर्वेदा एम्प्लॉयज अ ब्रॉड होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स राइट वे टू मेंटेन एंड प्रमोट द हेल्थ। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए ब्रॉड होलिस्टिक अप्रोच दे रहा है, जो मैंने सारे मेजर्स आपको बताए। और इनका अगले स्टेप में क्या है, हमने सुन लिया, कर लिया, एक दिन करा नहीं किया, तो अगले स्टेप में मैंने क्या लिखा कि रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ these lifestyle measures of Ayurveda improves the quality of life and prevent the diseases, ठीक है। फिर these principles of diet should be incorporated in daily routine, ठीक है। अब आपने सुन लिया सेकेंड स्टेप में कि डेली करना है, लेकिन डेली कब से करना है, यानी कि आज हम सुन के गए अब से करना है, और हर कोई पहले से करता आ रहा है लेकिन नेग्लेक्ट करता है, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ लाइफ करना चाहिए हमें इन सब चीज़ का पालन, और रेगुलर रहना चाहिए, तो तब हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोर कैन बी डन थ्रू आयुर्वेदा फॉर होलिस्टिक हेल्थ इन करेंट सिनेरियो, ठीक है। जो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ रह ही नहीं पाएंगे, हो ही नहीं सकता, हमारे लिए बस की बात है ही नहीं, रोग तो होता है, अरे रोग तो हो ही जाएगा, ये सारे जो मिसकॉन्सेप्ट हैं उनको दूर करें, और हम स्वस्थ समाज, और हम पहले खुद स्वस्थ रहें और स्वस्थ समाज की भी रचना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे हो पाएगा कि जब हमारा व्यवहार, आहार के साथ विहार, और हमारा विहार में हमारा व्यवहार भी आता है, हमारे लाइफस्टाइल में आहार भी आता है और विहार भी आता है। तो आहार पे तो बहुत सब लोग ध्यान दे देते हैं, लेकिन विहार पे, हमारी चर्या पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसको ध्यान देंगे तो हम और पूरे होलिस्टिक रूप में, होलिस्टिक मीन समग्र रूप में हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो यही मेरी कामना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और जो आयुर्वेद में बातें बताई गई उनका पालन करें। सो यही, इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी एक बार फिर से आयोजकों का और आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। हाँ, कोई प्रश्न हो तो आप, कोई प्रश्न हो मैम से तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं।
हमारे विद्यार्थियों से भी अगर कोई प्रश्न हो, क्योंकि कल बच्चे कह रहे थे कि हमको भी कुछ पूछना था। ठीक, बैठे रहिए, बैठ के पूछ सकते हैं, बैठ जाइए, मैम जैसे दैनिक दिनचर्या में जैसे मेडिटेशन तो करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही बैठते हैं मन में कुछ दर्द होने लगता है। मैं आज से नहीं तकरीबन 1 साल से कर रहा हूँ मेडिटेशन, लेकिन मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ परिवर्तन होता है लेकिन वो जैसे होना चाहिए जैसा चाह रहे हैं आप वो नहीं आ पा रहे हैं, है ना? बिल्कुल सही। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप बैठ रहे हैं, यस ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं। और उसमें क्या है, योग में क्या गया है, अभ्यास और वैराग्य, निरंतर अभ्यास आवश्यक है। एक दिन में ध्यान नहीं टिकेगा, एक दिन में समाधि की अवस्था नहीं आएगी, निरंतर अभ्यास आवश्यक है, सतत अभ्यास की, निधिध्यासन की व्याप्त, ठीक है, तो वो आप कर रहे हैं। तो उसमें योग में एक और आया वहाँ पे कि विश्वास होना चाहिए और निरंतरता होनी चाहिए, तो वो आप मेंटेन कर रहे हैं, उससे डगिएगा नहीं। एक बात हो गई। दूसरी बात, जो आपका मन चंचल है, मन में विचार आते रहते हैं, कंसंट्रेशन टिकता रहता है, यही आपका कहना है। तो उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। पहली बात तो आप किस समय बैठते हैं, बताएं। सो के उठने के बाद तो ठीक है, वो समय तो ठीक है, फ्रेश है, वातावरण सही है, आप मोशन होने के बाद जाते हो बैठते होंगे, ठीक है, तो वो तो समय ठीक है। लेकिन वातावरण भी आपका फ्रेश होगा, शांत होगा। तो जब हम योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, किस वातावरण में, शांत होगा, शोर होगा तो नहीं कर सकते हैं, है ना? तो वो समय आपका सही है। अब दूसरी बात है कि आपने भोजन कैसा किया। तो अगर सुबह आप मोशन होने के बाद कर रहे हैं तो इसका मतलब पाचन होने के बाद कर रहे हैं। अगर आपकी डाइजेस्टिव पावर ठीक है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने रात का भोजन अगर ठीक से पचा नहीं है तो उद्गार वगैरह आ रहा हो, मतलब ये आपके केस में हो सकता नहीं हो रहा हो, मैं इन जनरल बता रही हूँ कि कुछ कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है, इसलिए भी ध्यान न टिके, ठीक है। तो भोजन आपने कैसा किया उस पर डिपेंड किया। कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। जब हम भोजन आप किस तरह का कर रहे हैं, स्पाइसी भोजन कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, तो वो मन को विचलित कर। हाँ, सात्विक भोजन खाना ज़रूरी है। सात्विक भोजन की तो आपने क्वालिटी बता दी, अब आया क्वांटिटी की बात। तो जब योगी व्यक्ति है वो क्वांटिटी कितनी भोजन करे, ठीक है, उसमें एक शब्द आया मिताहार। मिताहार मीन्स चतुर्थांश विवर्जते, कि आपको अगर 4 रोटी की भूख है तो आप उसमें चतुर्थांश छोड़ दें नहीं, थाली में लेके वेस्ट छोड़ दें, उतना कम खाएं। जो योग की ओर अग्रसर हो रहा है, योगी जिसने योग करना है उसको भरपेट पूरा गले तक भर के खाना नहीं खाना है, उसको 4 रोटी के बदले 3 ही रोटी खानी है, दैट इज़ कॉल्ड मिताहार, ठीक है। सात्विक भोजन करना है, दूसरा कितना खाना है, ठीक है, और फिर नींद प्रॉपर होनी चाहिए, ये तो आपका पर्सनल हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिर आप अब आते हैं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप मेडिटेशन सीधे करने बैठोगे तो नहीं होगा, पहले आपको आसन करना पड़ेगा, किसी आसन में बैठना होगा। वहाँ लिखा है स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता लाए और सुखपूर्वक मीन्स आपके शरीर में कंफर्ट हो, कोई कहीं तकलीफ ना हो, दर्द ना हो घुटना मोड़ने में कुछ, तो या डगमगाहट ना हो, शरीर में स्थिरता रहे, तो तब वो आसन कहलाएगा, ठीक है, जिसमें आप स्थिरतापूर्वक देर तक बैठ सकें, वो आसन कहलाएगा। पहले आसन सिद्ध करना होगा। जब आसन सिद्ध हो जाएगा, पता लगा आप ध्यान टिका रहे हैं, आपका पैर दर्द हो रहा है, आपने हिला लिया, तो वो ध्यान तो तुरंत डिस्टर्ब हो गया। फिर उसके बाद प्राणायाम, तभी ध्यान, यम नियम भी ज़रूरी है, अब वो उस पर भी अभी आऊँगी। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार पे भी आऊँगे। तो धारणा, ध्यान और समाधि, तब धारणा करते हैं और तब ध्यान टिकाते हैं, तब वो टिक पाता है। तो प्राणायाम से क्या है, हमारा श्वास प्रश्वास जो है वो स्थिर होगा, ठीक है, उस पर बैलेंस कंट्रोल होगा हमारा, तब हम ध्यान को टिका पाएंगे। अब और पहले आए, अगर हमने भोजन देख लिया, एनवायरनमेंट देख लिया, आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, अब हम आते हैं यम नियम पे। अगर यम नियम हमने फॉलो नहीं किया तो हमने अगर किसी को आज प्लानिंग करनी है कि उसको आज जाके ये डिस्टर्बेंस करना है या किसी के साथ ये चीटिंग करनी है ना, मैं ये नहीं कह रही, आपके लिए कह रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ कि वो सारे जो मन में हमारे चल रहा होगा वो सब हमें ध्यान टिकाने में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यम नियम का हम, और ईश्वर प्रणिधान, जब भी हम ध्यान टिकाने बैठे, सरेंडर टू गॉड, कि हे ईश्वर हमें अपनी ज्योति से जोड़े, है ना। तो ये सारी चीज़ें की कल्पना के साथ, संकल्पना के साथ जब हम बैठेंगे
तो ध्यान टिकेगा। कहना बहुत आसान है, मैं भी यहाँ से कह रही हूँ, लेकिन मुश्किल होता है ना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि आप प्रतिदिन निश्चित समय पे ध्यान करते हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। ठीक है, तो अपने पद पे अग्रसर रहें। ठीक है, और कुछ? और किसी को कोई प्रश्न है? अच्छा, ऑनलाइन पटल से उषा जी ने हाथ ऊपर किया है, आप कुछ पूछना चाहती हैं? उषा जी, अगर आप पूछना चाहती हो तो माइक। जी, हिमांशु जी, आपने भी हाथ ऊपर किया है, तो आप अपना माइक म्यूट कर दें। हेलो जी हाँ हिमांशु जी, आवाज आ रही है। सबसे पहले धन्यवाद, बहुत ही यूजफुल लेक्चर था। मैम, मेरा क्वेश्चन है, जैसे साइकोलॉजी में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है केस हिस्ट्री टेकिंग के लिए, आपने एक जगह जिक्र किया कि जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपका सोने का क्या टाइम है या फिर आपका आहार। तो मैम, क्या ऐसे MSE मतलब आयुर्वेद में भी ऐसा कुछ होता है? तो उससे मतलब एक आइडिया लगेगा कि हम क्या पूछ सकते हैं किसी से जो भी हमारे पास आता है, जानने के लिए कि एक ओवरव्यू मिले। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा आयुर्वेद में जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारा एम क्या है, वात पित्त कफ को बैलेंस करना है ना। या जो आप मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं रज और तम को बैलेंस करना, क्योंकि वो मानसिक दोष हैं, क्योंकि वो अगर बढ़े रहेंगे तो रोग करेंगे, मानसिक रोग करेंगे। तो हमें करना क्या है कि उनको बैलेंस करने के लिए हमें उनकी दिनचर्या पूछना ज़रूरी है। जैसे अभी एक भाई साहब यहाँ पूछ रहे थे, बच्चा एक पूछ रहा था कि किस तरह से हमें ध्यान टिकाने में डिस्टर्बेंस होता है, तो उसी तरह से ही यहाँ पे भी साइकोलॉजिकल वेलबींग को आपको एग्जामिन करने के लिए आपको उसका आहार विहार को जानना ज़रूरी है, और उसका सत्व को जानना ज़रूरी है, सत्व परीक्षा। ठीक है, पूरा आयुर्वेद में दशविध परीक्षा बताई गई है। ठीक है, प्रकृति, विकृति, सार, सत्व, संगनन, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, वय और प्रमाण। तो ये सारा जो है वो पूरा 10 लेवल तरह से एग्जामिनेशन बताया गया है। तो बहुत ही डिटेल साइंस है आयुर्वेद की। उसमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में तो बहुत ही अलग से चैप्टर दिया हुआ है। मन क्या है, मन के गुण क्या हैं, मानसिक स्वास्थ्य कैसे धीर धृति स्मृति भ्रष्टा के साथ साथ धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम, मनोदोष औषधम परम, मानसिक दोषों की चिकित्सा जो है वो कैसे करनी है, कि धी धैर्य आत्मादि का विज्ञान को जानना। तो आत्मा का विज्ञान क्या है, यही जो अभी हम लोग योग और मोक्ष की बात कर रहे थे, तो बहुत ही डिटेल में आयुर्वेद के में वर्णन किया हुआ है। आप इसके लिए चरक संहिता को पढ़ सकते हैं डिटेल में, बहुत ही इजी में लैंग्वेज में लिखा गया है। और कुछ पूछना चाहेंगे आप हिमांशु जी? नो मैम, थैंक यू सो मच। ओके, ऑफलाइन से हाँ बताएं। प्रणाम मैम, मेरा प्रश्न ये है कि आप हम हालांकि थोड़े समय से सुन पा रहे हैं आप, तो जितना सुना मैंने, आपने बताया कि जो भी आसन करें उसे बॉडी के दोनों तरफ से मतलब बैलेंस करने के लिए करें। पर मैम, मुझे अलग अलग जोड़ों में दर्द रहता है। एक समस्या है, ऑटोइम्यूनोलॉजिकल है, जिसके वजह से मैं प्रश्न जो आपने बताया तो मेरे पीछे दर्द रहता है। तो डॉक्टर्स ने भी, मैम ने भी बताया कि आगे झुकने वाले मेरा जो टॉपिक था ना, अच्छा चलो आप पहले कोई भी क्रिया ना करें, तो फिर और फिर आपने बोला कि इसे बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ, तो मैम उसको करना सही रहेगा या फिर कोई और? यही बस यही है, और कुछ? मेरा जो आज का टॉपिक क्या था वो आप बता सकते हैं? आज का मेरा टॉपिक क्या था वो आप बता सकते हैं? आज की क्लास का मेरा टॉपिक क्या है? आपके पास सिलेबस होगा, टॉपिक बताइए। मैम, ये लोग प्रतिभागी नहीं है। ओके, ये प्रतिभागी नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। चलिए, मेरा विद्यार्थी आज आर्ट्स का- फैकल्टी। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, तभी भी बताऊँगी, क्योंकि हम तो सामाजिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो समाज स्वस्थ होना चाहिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक था बच्चे, वो मेरा टॉपिक था कि डेफिनीशन ऑफ हेल्थ, या आयुर्वेद में हेल्थ या हेल्दी व्यक्ति के क्या। अभी आपका आंसर भी दूंगी मैं।
और हेल्दी व्यक्ति के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आयुर्वेद में बताए गए हैं, और वो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या उस स्वास्थ्य को प्रमोट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, फिर जब हम हेल्थ को मेंटेन कर लेंगे तो डिजीज़ प्रिवेंशन हो जाएगी, एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, ये पूरा टॉपिक, डेफिनेशन एंड इट्स प्रमोशन ऑफ, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड इट्स प्रमोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। तो ये मेरा टॉपिक था। तो मैंने आज जितनी भी चीज़ें बताई, एक स्वस्थ व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताई। ये जो ऋतुचर्या मैंने बताई 6 ऋतुओं की, वो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बताई। अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए भगवान नहीं करे, जैसे यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, मान लीजिए उन 10 को कुछ कुछ बीमारी है, तो उन 10 की दिनचर्या और उन 10 की ऋतुचर्या अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया था, जो आसन बताए थे, एक स्वस्थ व्यक्ति को ये कम से कम ये वाले आसन रूटीन में आसान से आसान, जैसे 4 मैंने दिखा दिए थे कि इनमें से 1-2 कर सकता है, वो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बताए हैं। लेकिन आपको अगर कुछ समस्या है तो उसके लिए आपको समस्या के अकॉर्डिंग करना होगा पहले ही। और मैंने अपने लेक्चर में भी मैंने बताया कि कोई भी आसन मेरे फ़ोटो देख के नहीं करेगा, अगर उसको पहले उनके कॉन्ट्राइंडिकेशन पता होने चाहिए, या बैकएक अगर किसी को है, या कोई और सर्वाइकल प्रॉब्लम है, या किसी को हर्निया है, या किसी को सर्जरी हुई है ना, तो या प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, तो वो सारे पहले कॉम्प्लिकेशन से अपने शरीर को रीड करके तब अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपर्ट वो पहली बार में करेगा, फिर उसके बाद वो अपने आप कर सकता है। तो आपके केस में अलग कंडीशन बनेगी, आपको सारे आसन सब कुछ नहीं करना है कि आपको, अगर आपको बैकवर्ड वाले बताए गए होंगे, आई थिंक सो, है ना, आगे झुकना मना किया गया होगा, हाँ, तो आपके लिए नहीं है वो चीज़ बताई मैंने, ठीक है ना। हाँ, क्या मैं आपको वो भी यहाँ पे ना बता के आप मेरे पास, मेरे चैनल में आए यहीं के स्टूडेंट हो आप, तो आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको अलग से, क्योंकि केवल आपकी इतनी कंप्लेंट सुन के मैं आपको कुछ एडवाइस नहीं कर पाऊँ। उसमें आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपका खान पान क्या है, आपको कब से है, क्या क्या उसमें आपने कुछ हो सकता है जाँचें भी करा रखी हूँ, है ना, तो वो सब मैं देख के फिर आपको मैं डिटेल में बता सकती हूँ कि क्या इसमें आप बेस्ट पॉसिबल। कुछ तो ट्रीटमेंट आप ले ही रहे होगे, लेकिन वो खाली उस ट्रीटमेंट से नहीं होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि व्यक्ति स्वस्थ खाली ट्रीटमेंट लेने से नहीं रह पाएगा जब तक उसका आहार विहार ठीक नहीं होगा, जब तक वो पथ्य का पालन नहीं करेगा कि क्या उसको खाना है। हम अगर कहते हैं, इसीलिए कई लोग मिसकॉन्सेप्ट करते हैं कि अरे आयुर्वेद में जाओ तो बहुत सारा परहेज बता दिया जाता है, इसलिए हम आयुर्वेद में जाएंगे ही नहीं, तो वो भी गलत है। ऐसा नहीं है कि बहुत परहेज बताया जाता है, जो आपको पता है कि आप ये गलत कर रहे हो वही परहेज बताए जाते हैं, आपकी हिस्ट्री लेके वही निकाला जाता है, आप खुद जानते हो कि वो गलत कर रहे होते हो, ठीक है। आप सुरती खा के, अब मान लीजिए ऑन्कोलॉजी में जाएं, कैंसर डिपार्टमेंट में जाएं, और वहाँ पे सुरती खा के वो मुंह का कैंसर लेके मरीज आ रहे हैं, ठीक है। अब वो मरीज को पता है, मरीज नहीं, तब तक वो मरीज नहीं था एक व्यक्ति, वो सुरती खा रहा है अपने, इतना अपने सेंसेस, जहाँ पे इंद्रिय स्वास्थ्य की बात है, सुप्रसन्न इंद्रिय के अपने जिह्वा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है कि उसको सुरती का टेस्ट लेना ही लेना है, ठीक है। अब जब सुरती वो दबा के खा रहा है तो उसको लॉन्ग रन में कैंसर होना ही होना है, क्योंकि कभी सुरती जब बनी तब वो प्योर थी, अब वो और ज़्यादा सब कंटामिनेटेड है हर चीज़ें, ठीक है। तो और ज़्यादा केसेस कैंसर के और जल्दी होते जा रहे हैं। और दूसरी बात, पहले कभी थोड़ी बड़ी एज में जाके कोई सुरती खा रहा है, अब तो बचपन से ही मुंह में दबा के खा रहे हैं। तो जब ग्रोइंग एज में आप ये सब कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा, है ना, ठीक। तो आप आ जाना मेरे पास, ठीक है, फ़ोन नंबर ले लेना मैडम से, ओपीडी भी होती है, डिपार्टमेंट में भी आ सकते हैं। एक प्रश्न, अच्छा, एक मेरा अभी एक लास्ट स्लाइड और भी रह गई थी, वो भी मुझे बतानी थी। कंक्लूजन आया है ऑनलाइन से, कंक्लूजन के बाद तो मेरी अभी बहुत सारी स्लाइड्स बची थी, मुझे दिखानी है, हाँ बहुत सारी बची थी। मैम, जैसे आजकल एक स्टाइल चल रहा है, ओबेसिटी के लिए लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, क्या उनके लिए भी ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम, आसन करना चाहिए? क्या ये जो एक्सरसाइज करते हैं वो सही है, जैसे जिम आदि? यस, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यही बात मैं बताना चाहती थी कि जिम आदि करने से केवल शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, ठीक है सर, मानसिक नहीं, हाँ मानसिक नहीं,
तो जो ओबेसिटी हो रही है, आप पढ़ेंगे ओबेसिटी के कारणों में पढ़ेंगे, केवल खान पान से या ज़्यादा सोने से ही ओबेसिटी नहीं हो रही है, स्ट्रेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है ओबेसिटी का, ठीक है। मोटापा होने से स्ट्रेस होने से कई लोग तो दुबले पतले हो जाते हैं कि टेंशन हो गई, और आपने देखा होगा कई लोग मोटे हो जाते हैं, दोनों कारण हैं। हाँ, ऐसे भी है, आप पढ़ के देखें तो स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है। अब जब स्ट्रेस कारण है तो खाली जिम करने से मोटे पतले नहीं हो जाएंगे, आपको योग करने से शरीर और मन दोनों पे इफ़ेक्ट आएगा। यही डिफरेंस है, मैं सब को ज़्यादा बताना चाहती हूँ कि आसन और एक्सरसाइज में यही डिफरेंस है। आसन जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं, और एक्सरसाइज जो है वो फास्ट की जाती है, या जिम में हम फास्ट मूवमेंट करते हैं तो वो हमारे बल सौष्ठव को अच्छा रखता है, शारीरिक बल को। और हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है, शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संगीतम। जिस क्रियाओं से शरीर में थकावट, आयास या थकावट, आयास मीन्स थकावट, जिन प्रैक्टिसेस से शरीर में थकावट हो, जैसे हम सीढ़ी चढ़ के आ रहे हैं, दौड़ते हुए चढ़ें या आराम से चढ़ें। आराम से चढ़ेंगे तो थकेगी नहीं, सांस नहीं फूलेगी, और दौड़ते हुए चलेंगे तो फिर हमारी सांस फूलेगी। तो इस तरह से हम वो एक्सरसाइज में आ जाएगा। तो जो फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज में आएंगे, और उससे हमारे शरीर पे केवल इफ़ेक्ट आएगा, मन पे इफ़ेक्ट नहीं आएगा। लेकिन आसन और योगा करने से, योग की प्रैक्टिसेस करने से हमारा मन भी इफ़ेक्टिव होगा, हमारा स्ट्रेस दूर होगा, और तब वो जाके ओबेसिटी में और ज़्यादा अच्छा लाभ होगा। रेणु सिंह जी ने हाथ उठाया है, क्या कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं आप? तो अपने को अनम्यूट कर लें। नहीं, ठीक है। उषा जी का भी नहीं कोई प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ भी सब समाप्त हो गया है। जी सर, बहुत यस सर। सर प्लीज बैठ जाइए, प्लीज सर, बैठ के प्लीज। आई एम हैविंग सेल्फ कंट्रोल। मैंने जो होता है कि कितनी बीमारियां भगवान की दया से हुई, और मैंने अपने सेल्फ कंट्रोल से उसको निकल गया। लेकिन एक चीज़ है कि मेरा इम्प्रूव नहीं हो रहा है, मैं उसके लिए दिनचर्या के लिए क्या करूँ, वो मेरा हार्ट रेट है। अच्छा। समटाइम इट गोज टू 36 and 37 इतना? नॉर्मली 50 के रेंज में रहता है। Okay. मैंने कई लोगों को कंसल्ट किया, वो कहते कि आप पेस मेकर लगवा दीजिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आई डू नॉट वांट टू गो फॉर एनी सर्जरी। मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी दिनचर्या से कुछ चीज़ से ही ठीक कर लूँ, बिकॉज आई वाज डायग्नोस्ड। मतलब आप उसमें अर्जुन वगैरह नहीं लेना चाहते, मेडिसिन कुछ नहीं लेना चाहते? बिना मैं बता रहा हूँ आपको मैडम कि जस्ट लाइक आई वाज आल्सो डायबिटिक डायग्नोज हुआ था, लेकिन विद इन 6 मंथ मैंने दवा खाना छोड़ दिया और वेल मेंटेन्ड, एकदम वेल कंट्रोल। दिनचर्या कहिए या डाइट कहिए, कुछ उस चीज़ से कह सकते हैं। तो हार्ट रेट को हम कैसे और हम बढ़ाएं, बस वही चीज़। फिजिकल एक्सरसाइज। सर आपकी स्लीप हैबिट नॉर्मल है? स्लीप हैबिट नॉर्मल है? स्लीप तो अब एज ज़्यादा हो जाती है तो स्लीप तो कम होगी। नहीं, कम होगी, पर दिन में तो नहीं सोते हैं आप? नहीं, दिन में नहीं सोना है, ठीक है। केवल गर्मी के सीजन में दिन में सोना है, बाकी 5 ऋतुओं में दिन में कभी सोया ही बिकॉज़ आई वाज इन सेल्स कॉर्पोरेट सेक्टर। अपने आयुर्वेद में साफ लिखा है कि देवा स्वप्न वर्जित है, केवल गर्मी में आधा घंटा करीब सो सकते हैं, ठीक है। तो दिन में, और बाकी सर आपकी फूडिंग नॉर्मल है? नॉर्मल है। राइट सब कुछ। तो मैं कभी आपके चैम्बर में आके अरे सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। तो आपको डाइटरी कुछ एडवाइस, आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खाना है आपको, वो तो ऐसा मैं कुछ? बहुत मतलब इसको राइट खाना क्या है, नॉर्मल सात्विक। हाँ। दाल कौन सी खाते हैं सर? दाल रह के खाता हूँ, लेकिन अवॉइड करता हूँ क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। हाँ, तो सर यही मैं बताना चाहूँगी सभी बच्चे बैठे हैं कि मूंग की दाल हमारे आयुर्वेद में सबसे पथ्य हितकर बताई गई है। नहीं, मूंग और छिलके वाली मूंग भी खाता हूँ। हाँ, मूंग की दाल अगर आप खाएंगे तो वो बेटर प्रोटीन है। और अब वो आप कहो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू और उस पर जाएँ और उसके प्रोटीन के कंटेंट निकालें, अमीनो एसिड निकालें, उस पर ना जाके अगर हमारे उसमें कहा गया कि मूंग की दाल सबसे पथ्य दाल है, सबसे हितकर दाल है, ठीक है। दालों में सबसे हितकर कौन सी है? मूंग की दाल। तो सर वही खाएंगे तो मुझे लगता है जो 6 दिन 7 दिन हम लोग अरहर खाते हैं, उससे पेट की प्रॉब्लम्स, उससे जॉइंट की प्रॉब्लम्स, ये सारी आ रही है। आप भी बच्चे अरहर की दाल बंद कर दो, अगर हॉस्टल में नहीं रहते हो तो। हॉस्टल में रहते हो, हाँ, तो ठीक है।
लिए कुछ अगर अरेंजमेंट हो या घर जाओगे तो उस हिसाब से मूंग की दाल ज़्यादा खाओ और स्प्राउट्स मत खाना। जॉइंट पेन जिनको है वो स्प्राउट्स ना खाएं क्योंकि उससे और ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ेगा। ये भी टेस्टेड है, हम लोग रिसर्च कर चुके हैं। भाई मेरी कुछ स्लाइड्स रह गई हैं, मैं वो दिखाना चाहती थी। तो सर आप मोस्ट वेलकम। बाकी तो हमारे रस शास्त्रज्ञ सर बैठे हुए हैं, तो रस औषधि भी अगर आप ना लेना चाहें तो एक हर्बल सर बता देंगे जो है अर्जुन की प्रिपरेशन। तो सर ये हम तो कहेंगे अर्जुन इज़ नॉट अ मेडिसिन, दैट इज़ अ हर्बल प्रोडक्ट। हम तो ये कहेंगे कि वो अगर आप ले सकें तो वो ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। सर मेरी पीपीटी दो चार स्लाइड्स और दिखा दीजिए लास्ट में। पीपीटी इसमें दिख तो जाएगी ना? ये दिख तो रहा है, हम इसी को खोलिए। हाँ बस इसी में नेक्स्ट कर दीजिए, एंटर मार दीजिए। हाँ इसी को क्लिक करिए। हाँ इसी में एंटर, इसी को नहीं बस ये ऐसे दिख रहा है ना, इसको नेक्स्ट करेंगे, एंटर मारिए। हाँ ये सारी पिक्चर्स हैं, बस आप एंटर करते जाइए। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिए इसको। ये सारी पिक्चर्स हैं जो हमारे स्कॉलर्स करते हैं, यूजी और पीजी के स्कॉलर्स, ठीक है। वही आसनास की प्रैक्टिस है और सब। ये मेरी रिसर्च, एक मिनट रुक जाइए, ये रिसर्चेस हैं जो कि इसमें आप देख रहे होंगे पथ्य एंड योग। बिना पथ्य के कोई काम नहीं है। पथ्य मीन्स भोजन, आपका भोजन कैसा हो, ठीक है। हाइपरटेंशन पे है, डायबिटीज़ पे है, सोरियासिस पे, स्किन डिजीज़ ऐसी है जो कि आपको अगर थोड़ा सा भी आपने पथ्य का पालन नहीं किया तो तुरंत फिर से आपको हो जाएगा। खटाई नहीं खानी है, दही नहीं खाना है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी स्किन की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। फिर इसके बाद अर्धावेदक या माइग्रेन हो गया, गाउट की बात बता रही हूँ जहाँ स्प्राउट्स नहीं खाने हैं, तो ये ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, नी जॉइंट पेन है, ये सारे पे रिसर्चेज मेरे एमडी स्कॉलर्स ने मेरे अंडर में, मेरे गाइडेंस में करी हुई हैं, जिसमें कि आहार का भी बहुत बड़ा रोल है। ये भी वर्क हो चुके हैं आसन के, ये योगा के साथ। नेक्स्ट आ जाइए। ये लास्ट स्लाइड है मेरी कंक्लूजन के बाद की, ये वाली लास्ट स्लाइड है। तो हमारे जो डिपार्टमेंट में, जो स्वास्थ्य योगा डिपार्टमेंट में 8 से 9 में डेली लाइफस्टाइल एंड योगा सेशन भी होता है, तो आप लोग वहाँ पे भी आ सकते हैं अटेंड करने। अदरवाइज़ मेरी ओपीडी वेडनेसडे को होती है, 16D नंबर है आयुर्वेद की ओपीडी में, 16 का ABCD, 16D नंबर में वेडनेसडे को मेरी ओपीडी होती है। तो आप लोग वहाँ पे आके दवाई ना लेके आप लाइफस्टाइल एडवाइस अपने लिए ले सकते हैं। जैसे ये बच्चे ने कहा, तो आप अपने लिए लाइफस्टाइल का एडवाइस ले सकते हैं। और सर आप तो डिपार्टमेंट आ जाइएगा, ठीक है। और बच्चों भी, अगर तुम लोग को भी क्लास का कुछ लॉस हो रहा हो कि क्लास छोड़ के आनी पड़ी, तो आप डिपार्टमेंट में आ जाना मेरे पास, लंच टाइम में भी कभी आ सकते हैं, जिससे आपकी क्लास ना छूटे, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना उपयोगी सत्र रहा या कक्षा रही, जिससे मुझे लगता है सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे और एक कॉन्सेप्ट पता चला होगा कि आयुर्वेद मतलब जो आयु का ज्ञान बढ़ाने वाला या आयु को बढ़ाने वाला ज्ञान है, वो कैसे है, किस प्रकार से है, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, वो स्वस्थ रहने की जो प्रक्रिया है उसको मैम ने कितने व्यवस्थित चीज़ों को बताया कि किस प्रकार से हमारा आहार होना चाहिए, विहार होना चाहिए, पथ्य और अपथ्य, जो हम पहली कक्षा से ही सुनते आ रहे हैं। और धीरे धीरे ये हो सकता है क्योंकि हम लोग सुनते सुनते हमारी क्या हो रही है, हमारा चित्त, जो हमारे बेटे ने कहा, चित्त एक जगह एकाग्र हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं योग और आयुर्वेद का बहुत बड़ा कनेक्शन है। जैसे अभी मैम ने बताया ना कि स्वस्थ वृत्त, और उसी प्रकार से यम और नियम की भी चर्चा मैम ने थोड़ी बहुत की। तो यम और नियम यही है कि हमारे जीवन में हमें कैसे जीना है, वो अनुशासन जीवन कैसे हमको जीना है। तो यही आयुर्वेद के जो आचार्य हैं वो भी इसी प्रकार से बता रहे हैं स्वस्थ वृत्त के माध्यम से कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए किस प्रकार से इन चीज़ों का पालन होना चाहिए। धारणीय वेग और अधारणीय वेग के बारे में भी मैडम ने बताया, वो भी बहुत आवश्यक है हम सब के लिए कि किस समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इनका भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसी से हमारे मन के विचारों का
आधार बनता है। जो हम सही चीज़ों को करेंगे तो हमारा चित्त है, हमारा मन है, हमारे विचार है, हमारे संकल्प है, कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। और अगर हम जैसे एक प्रज्ञा अपराध की भी बात मैम ने कही अपने स्लाइड में, यानी जानते हुए भी हम, जैसे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जब से हम लोगों ने स्कूल शुरू किया, अभी मैम ने भी अपनी कक्षा में चर्चा की थी, समय से सोना और समय से उठना हम जानते ज़रूर है, लेकिन प्रज्ञा अपराध कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 10 बजे बाद हम लोग जगना शुरू करते हैं निशाचर की अवस्था में, और 4 बजे जब उठने का समय होता है तब हम क्या करते हैं? सोते हैं। तो इससे क्या होगा फिर? हमारा चित्त, हमारे विचार, हमारे संकल्प, हमारा स्वास्थ्य शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और अध्यात्म रूप से हर तरह से हमें धीरे 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 अपने अंदर उसका दोष दिखाई देगा। ठीक है, तो आप जैसे युवा पीढ़ी हमारे सामने है, सबकी मुख्यतर यही समस्या और इसी से सारे रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना बेटा? मुख्य यही है जिसके वजह से हमारा सारा रोग उत्पन्न होता है। इसलिए पहले इसको ठीक करने की आदत बनानी है, सही आदत को हमें अपनाना है स्वस्थ रहने के लिए। और आदत हमारी अच्छी हो जाएगी तो फिर जो आचार्यों ने कहा है हमारे ग्रंथों में, हम उसको फॉलो करने के लिए हमारा क्या होगा? मन तैयार हो जाएगा और दृढ़तापूर्वक हम लोग करेंगे। नहीं तो क्या होता है, आज सुन रहे हैं, जैसे मैम ने भी ये चीज़ बताई, सुनेंगे, सुनने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए क्या कहते हैं आप लोगों से, सेल्फ डायरी मेंटेन करें। जो आप सुन रहे हो उसको लिखें और उसे अपने जीवन में कैसे हम अप्लाई करें, इस पर विचार करें, शिक्षकों से मिले और अभ्यास करें अच्छे अच्छे अभ्यासों को। फिर वो आपके अंदर धीरे धीरे अच्छी आदत आने लग जाएगी। इसी के साथ हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैडम का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने मुख्य विषय पर हम सबके समक्ष इतनी सरलता से आपने रखा, और हमारे कुलपति महोदय जिन्होंने इस पाठ्यक्रम को संशोधित किया, इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रक्रिया की, जिसके वजह से आज हम ऑनलाइन पटल से भी, ऑफलाइन माध्यम से भी हमारे विद्यार्थी भी इसका अच्छा लाभ ले पा रहे हैं। हमारे समन्वयक महोदय केंद्र के जितने भी हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे मीडियाकर्मी, सभी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और अंत में राष्ट्रगान के लिए हमारे कौन बच्चे आना चाहेंगे? माइक में आ जाओगे? ठीक। और एक आध और जिनकी आवाज़ अच्छी हो, सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, और जो आना चाहे वो सामने आ जाए। बस एक बेटा आना चाहता है, आ जाओ। जनगण मन आदि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कल कक्षा स्थगित, मतलब कल नहीं रहेगी, छुट्टी रहेगी, संडे है। और फिर हम पुनः सोमवार को मिलेंगे नए विषय के साथ, वो भी स्वास्थ्य कैसे रखना है, उसी से आगे की प्रक्रिया विस्तार में होगा। तो आप सभी का सभी आमंत्रित है सोमवार की कक्षा के लिए 2 बजे से। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।